सो हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे यहाँ जो फर्स्ट टाइम डेली बाइट्स पर आए हैं या फिर किसी भी ओपन मीट में फर्स्ट टाइम आए होंगे। वैसे तो मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डेली बाइट्स के एग्जिस्टिंग क्लासेस से हैं या फिर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ही हैं डेली बाइट्स के। जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम डेली बाइट्स पर आए हैं या फर्स्ट टाइम किसी भी इस तरह के ओपन मीट में हैं तो आप सबका डेली बाइट्स पर एंड इवन इन एनी सच काइंड ऑफ ओपन मीट आपका स्वागत है। जब आप लोगों का टर्न आएगा बोलने का तो आप प्लीज़ अपना हैंड रेस करेंगे, मैं नाम कॉल आउट करूँगा, उसके बाद ही आप अपना माइक ऑन करके कुछ भी जो भी आपका क्वेरी होगा आप उसको रेस करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मैं थोड़ा सा एजम्पशन ले रहा हूँ, दो मुझे नहीं लेना चाहिए। तो थोड़ा सा एजम्पशन ये है कि ऑल ऑफ़ यू आर एस्पायरिंग टीचर्स, तो जब भी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा तो पहले आप कोशिश करेंगे कि जो भी दूसरा व्यक्ति है वो कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है तो कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आप जो है उसमें कुछ बोलने की कोशिश करिएगा। क्योंकि ऑफन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि सोचते हैं कि पहले मेरा क्वेरी ले लिया जाए। तो प्लीज़ देखिएगा कि थोड़ा सा मतलब ज़रूरी है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो अपने अंदर थोड़ा सा जो है ये हम चेंज लाएं, इस नज़रिए से सोचें कि अच्छा ठीक है कि व्हाट टीचर इज़ एक्सपेक्टेड टू और सपोज टू डू। देखिए मेजरली तो यहाँ हम इसी नज़रिए से बैठे हैं कि हमें बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड के डिग्री को लेकर हम परस्यू कर रहे हैं या फिर जो भी क्वेरीज हैं उसके इन एंड अराउंड है, मोर और लेस इन 99% ऑफ द केसेस। तो जो भी क्वेरीज हैं उसके इन एंड अराउंड है। तो बेसिकली है क्या कि कुछ बातें जो हमको एकदम मतलब कठोर शब्दों में या कह लो कि एकदम खरे खरे शब्दों में समझना होगा। जैसे कि कुछ कठोर शब्दों में मैं समझने वाली बात कहूँ तो जब आप यहाँ आते हो तो बेसिकली आप अगर मैं मान के चलूँ कि 99% ऑफ द ऑडियंस ऐसा है कि जिसको डिग्री के रिगार्डिंग बात कर रहा है या फिर बीएड के रिगार्डिंग बात कर रहा है। मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि मैं बीएलएड, डीएड, बीटीसी सबको इंक्लूड कर रहा हूँ जब भी मैं बीएड बोलूँ, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जब यहाँ आते हैं तो वो मतलब बीएड करने आते हैं, टीचर बनने नहीं आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोनों में बहुत फर्क है कि आप बीएड करने आए हो कि टीचर बनने आए हो। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी भी इस बात को कैच नहीं कर पा रहे हो। देखो अगर आप इस बात को कैच नहीं कर पा रहे हो तो ये आपके लिए अभी से ही अलार्मिंग सिग्नल है। ये बात समझना कि टीचर के फील्ड में आप सच में सक्सेसफुल रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि बीएड करना और टीचर बनना बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। बीएड एक डिग्री है, एक माध्यम है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज कहीं भी एनरोल करके तुम उस डिग्री को पा सकते हो, धोखे से चाहे धक्के से चाहे जैसे भी हो। तो बीएड सब कर सकते हैं लेकिन अच्छा टीचर सब नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा टीचर सब नहीं बन सकते हैं। हाँ, बीएड का डिग्री एक कह लीजिए कि एक सर्टिफिकेशन जरूर है, एक ठप्पा जरूर लगाता है कि यस ओके यू आर ऑल्सो द वन जो आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, ठीक है। डिग्री कह लीजिए कि महज एक कह लीजिए एक फॉर्मेलिटी मात्र होती है, जो एक चीज़ जो है आपके अंदर एक सर्टिफाई करता है, एक फॉर्मेलिटी सर्टिफाई करता है कि हाँ यू आर द वन हु शुड परस्यू योर करियर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। तो ये आने से पहले ना बहुत क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अगर डेली बाइट से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करता है तो वहाँ भी हम लोग बहुत सारे गाइडलाइन सेट कर रखे हैं कि ये मेंबरशिप वाला लेक्चर है, जब तक आप ये देख के नहीं आओगे तब तक आप कुछ भी बोलते रहो, हमको बैच ज्वाइन करना है। आप देखोगे कि व्हाट्सएप पर आपको रिस्पांस बहुत ही हॉस्टाइल देखने के लिए मिलेगा। वहीं कोई बच्चा ऐसा होगा जो मेरे बैच का होगा तो वो अपने क्लास से छोड़ के हट कर भी 10 सवाल पूछ लेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एकदम एंटरटेन किया जाता है। लेकिन वही कोई जब फर्स्ट टाइम आ रहा होगा, जो फर्स्ट टाइम जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि नहीं जाओ ये चेक करके आओ, क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि कोई टीचर बनने आया है तो इतना उससे एक्सपेक्टेड है कि फी पेमेंट करने से पहले थोड़ा सा वो सर्च तो करेगा ही। जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, जस्ट बिकॉज यू हैव पेड द मनी, दैट डजंट मेक यू सिंसियर एनफ कि आप इस लेवल पर जागरूक हो या इस लेवल के आप सिंसियर व्यक्ति हो कि आपको कैसे उसको स्पेंड करना चाहिए, उस बात की भी समझ आपको हो। क्योंकि हो सकता है हम मान के चलते तुम स्पेंड कर दो, फिर तुम कह दो कि बॉल तो सर आपके कोर्ट में है, क्या है पेड, इसलिए मेरे साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है, और फिर वहाँ से पब्लिक सेंटिमेंट जुड़ते जाता है लोगों का। तो देखो ये एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आपको क्या समझ रहा है कि इससे क्या समझ रहा है कि आपको किसी भी प्रॉब्लम को कोर लेवल पर आइडेंटिफाई करना। जैसे मैंने कि आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि हम लोग जैसे काम करते हैं तो वो आपको हर लेवल पर दिखेगा।
एग्जैक्टली सेम टू सेम क्लासेस में भी है। अगर हम क्लास ले रहे हैं, किसी बच्चे को सिखा रहे हैं, तो सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सिखाना जो है हम लोगों की कोशिश नहीं रही है कभी भी। सिलेबस कंप्लीट करना इज पार्ट ऑफ आवर जॉब, नो डाउट, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप टीचिंग फील्ड में आ रहे हो तो किस तरह का आपको समझ रखना है। क्योंकि वो जो हार्ड और बिटर ट्रूथ के रिगार्डिंग में शुरुआत में बात कर रहा था, वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें पैसा कमाना है। एट द एंड ऑफ द डे तुम चाहते हो कि तुमको एक अच्छा करियर मिल जाए, एक अच्छा लाइफ मिल जाए, एक हेल्दी वेल्दी सा करियर और एक पर्सनल लाइफ, एक इन एंड अराउंड सराउंडिंग आपका एक अच्छा रहे, जिसका बेसिस क्या है कि यू स्टार्ट अर्निंग मनी। ठीक है, तो कहीं ना तो कहीं जब आप इस फील्ड में आते हो तो आप यही सोच के आते हो कि यार बहुत मतलब देखो ठीक ठाक लोग ऐसे यही सोच के आते हैं कि अच्छा किसी तरह सरकारी वैकेंसी इसमें आती है, ठीक है, उस वाले में कम स्कोप है, नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं तो वहाँ बहुत कंपटीशन है, साथ में बीएड भी कर लेंगे तो कम कंपटीशन है। तो बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप डेटा का एनालिसिस करोगे तो ऐसा कुछ है नहीं। किसी का हो गया हो वो एक अलग मुद्दा है, दो चार अपवाद आपको सभी फील्ड में मिल जाएंगे। यहाँ हो सकता है एक दो अपवाद ज़्यादा होंगे, लेकिन उस अपवाद को, उस एक्सेप्शन को आप बेसिस नहीं बना सकते हो अपना डिसीजन लेने का। ठीक है, उस एक्सेप्शन को आप अपने लाइफ का, अपने करियर का बेसिस नहीं बना सकते हो डिसीजन का। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि बेसिकली इस जिस सेक्टर में आप आना चाह रहे हो उस सेक्टर का डिमांड क्या है। और डिमांड से मेरा कहना ये है कि बेसिकली सेक्टर का डिमांड क्या है ये समझना भी अपने आप में एक अलग लेवल की समझ है। ठीक है, सिर्फ डिग्री के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहे हैं। तो मोर और लेस जब भी हम लोग पढ़ाते हैं, डेली वाइट्स से कोई ज्वाइन रहता है तो हाँ टाइम टू टाइम सभी फैकल्टीज डेली वाइट्स के उस पर गाइड करते रहते हैं कि भाई क्या नज़रिया होना चाहिए, क्या सोचने का तरीका होना चाहिए, किस हद तक आप कमेंट कर सकते हो, किस हद तक नहीं कर सकते हो, हर बात पर चर्चा करना होता है। खैर, CUET पर आने से पहले, आपके क्वेरीज पर आने से पहले कुछ जो दो चार बातें और टीचिंग के रिगार्डिंग हम समझें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। जैसे देखो, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब हम इस फील्ड में आ रहे हैं तो हमको सभी ऑप्शंस ओपन रखना है अपने लिए जॉब के। ठीक है, सभी तरह के। बहुत लोग ऐसा होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए ही आते हैं और इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ओपन मीट में भी आके बहुत ही ओपन आर्ग्यूमेंट करते हैं कि नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए, इस तरह का बस डिग्री मिल जाए। और वो सोचते हैं कि एज इफ उनके लिए जॉब रखा हुआ है। नहीं, जॉब तो तुमको जो तुम्हारे स्टूडेंट है वो सर्टिफाई करेंगे कि तुम ढंग के टीचर हो कि नहीं हो। कोई भी डिग्री, कोई भी करियर काउंसलर, कोई भी पेरेंट्स का गाइडेंस, कुछ नहीं। अंत में मैं अगर 50 बच्चों को पढ़ाता हूं, 50 में 25 सेटिस्फाइड हैं अगर मेरे क्लास लेने से, तो वो मेरे को टीचर बना रहा है। बाकी की सारी चीजें निरर्थक और वेस्ट हैं, सारी की सारी चीजें वो सर्टिफाई करेंगे। तो तुम पता है ये जो सारा जो बहस वहस भी है बहुत मतलब किनारे चलता है। हाँ, बस होता क्या है, सही तरीके से सीख कर जाओगे तो ये माना जाता है कि आप सही तरीके से, ठीक ठाक तरीके से सीख कर आए हो तो आप उस प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। जब मैंने बोला कि क्लास में 50 लोग हैं तो होता क्या है कि एक तरह से आप एक जगह बैठे होते हो, आप 50 ब्रेन से टैकल कर रहे होते हो, जिसमें से कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, और बहुत लोग तो इसलिए आपसे सवाल पूछेंगे क्योंकि वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं। ये सिर्फ कह देना, जैसे टीचर्स होते हैं कह देते हैं अरे भाई कोई दिक्कत हो एक नहीं 100 बार पूछो, और क्लास में जहां दूसरी बार पूछे, बचपन से ही आपका एक्सपीरियंस रहा होगा तो तुरंत तुमको टीचर दिख जाएगा कि कहां तक वो दूसरी बार तुम्हें एंटरटेन कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर बात वही है कि प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल कब हो गए, जब वो जो चैलेंज है ना उसको आप एड्रेस कर दो कि अगर आप किसी को पढ़ा रहे हो तो एटलीस्ट 3 से 4 बार तो एंटरटेन कर ही दो। 100 बार तो बहुत ज़्यादा हो गया। मैं खुद बोल रहा हूँ मैं 5 बार एंटरटेन नहीं करूँगा, लेकिन हाँ 3 बार 4 बार कोई बच्चा मेरे से कुछ पूछ रहा है, कोई डाउट है तो एकदम डाउट पे डाउट कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्कस करते रहिए। वहाँ पर भी बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आप उस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो। ठीक है, बहुत बेसिक बात है किस तरह से आप उस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हो। तो ये कह देना कि जब कोई तुमसे कहे कि 100 बार पूछो, भाई दूसरी बार में ही आप जान जाओगे पूछ के कि वो बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, और आपने बचपन से एक्सपीरियंस किया होगा। तो मेरा क्या कहना है कि वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल है इस प्रोफेशन में, दोज हु वांट टू बी अ टीचर दैट यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू गेट और योर चाइल्ड टू हैव सच टीचर। जैसा आप अपने बच्चे के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए चाहोगे कि उसको ऐसा टीचर मिले या आपको ऐसा टीचर मिल ले, तो आप एग्जैक्टली वैसा टीचर बन जाइए एंड यू विल बी होली सोली आप सक्सेसफुल रहोगे। हाँ ठीक है शगुफ्ता, ओके, थैंक यू थैंक यू। देखिए मैंने कहा ना कि आप जब क्लास लेते हो तो ये कॉम्प्लीमेंट आपको कोई आपका स्टूडेंट दे देगा, अगर आप ठीक ठाक अपना काम कर रहे होगे तो
उसके बाद ही मैंने 50% का रेशियो रखा है। तो डेली बाइट्स पर हम लोग अगर काम करते हैं तो 90 to 95% का हमारा सक्सेस रेशियो है क्लासेस में, ठीक है। लेकिन मैं एक बाय एंड लार्ज कह रहा हूँ, प्रोफेशन में आने से पहले ना थोड़ा सा प्रोफेशन को समझना ज़रूरी है। अगर आप लिटरली उसमें अर्न करना चाहते हो, तो आप ठीक ठाक ब्रेड एंड बटर अर्न करना चाहते हो बिना किसी को चीट किए हुए, ध्यान दीजिएगा, बिना किसी को चीट किए हुए एक सेटिस्फैक्टरी टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो बहुत सी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये तो सारा वो चीज़ें जो टीचर बनने के लिए रिक्वायर्ड है। और लास्टली जिसको लोग सबसे ज़्यादा टॉप पर रखते हैं, आपको अपना कंटेंट का भी नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए। इसको मैंने टीचिंग वाले काम में सबसे लास्ट में भी रखा है, क्योंकि पहले तुम ये सारा चीज़ करोगे, उसके बाद तुम्हारा कंटेंट नॉलेज वाली बात आती है। कंटेंट नॉलेज क्या, जो आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर हो, क्योंकि उसका बहुत विस्तृत नॉलेज आपको नहीं रहेगा तो एग्जाम्पल्स बहुत घटिया लोगे आप, ठीक है। अगर उसका आपको बहुत ढंग से नॉलेज नहीं रहेगा तो तुम, कोई बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो तुम उसको 4 तरीके नहीं अपनाओगे समझाने के लिए, क्योंकि आपको खुद कंटेंट बहुत पॉलिश्ड है नहीं, तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हारे दिमाग में कि अच्छा इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन करें, इस बात को हम ऐसे एक्सप्लेन करें। देखिए, लार्जर लेवल पर आप उस पर तभी सक्सेसफुल होगे जब तुम अकेले खाली बैठे हो ना। तो कई बार मेरे दिमाग में बैठे बैठे आता है कि यार ये बात ना क्लास में मुझे ना इस तरीके से समझाना चाहिए था, तो और बेहतर समझ में आता। तो वो आपके माइंड में खुद ही क्लिक करेगा, क्योंकि जब आपको उस कंटेंट पर और अच्छा नॉलेज है, जब आपके माइंड में इस तरह से क्लिक करने लगेगा, तब आप एक तरह से कह सकते हो कि एक ढंग के प्रोफेशनल टीचर बनोगे। अदरवाइज तो कुछ लोग क्या परेशान है, कल से क्या परेशान है, सर मेरा उर्दू है, हम कौन सा सब्जेक्ट देंगे, सर मेरा होम साइंस है, हम कौन सा सब्जेक्ट देंगे। अच्छा, तुम अगर एक एस्पायरिंग टीचर हो तो क्या तुमसे एक इतनी बुनियादी बात एक्सपेक्ट की जा सकती है कि अच्छा तुम एक प्लेलिस्ट में जाओगे और कम से कम 3-4 एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी लेक्चर्स है वो देख लोगे? क्या आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टीचर बनने जा रहे हो और सोच रहे हो 3-4 एलिजिबिलिटी को लेकर? या फिर सिर्फ इसी बात में बोलते रहोगे, सर सर्च किए थे, इतना सारा वीडियो, इतना कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम क्या करें। अरे तुम 4 ढंग से वीडियो भी देख दोगे ना, तुमको समझ में आ जाएगा कि 4 में कौन ऐसा है जो सही बता रहा होगा, वो भी तुम्हें देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतना तो जहमत उठाएंगे कि थोड़ा देखें, तब जाके ना आपका क्वेरी भी पॉलिश्ड हो जाएगा। जैसे कल मैं लाइव सेशन ले रहा था यूट्यूब पर, तो मैं शुरुआत में समझाया कि CUET और DU है, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, झारखंड है, इसमें डिफरेंस क्या है, CUET के एग्जाम और इसमें एडमिशन प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है। फिर अंत में कोई नीचे कमेंट में पूछता है कि सर DU का फॉर्म रिलीज हो गया क्या, ये DU के लिए है क्या। बल्कि मैं कई बार इस बात को समझाने की कोशिश किया हूँ, बहुत मामूली सा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप इसको समझने की कोशिश करोगे आपको सीधी पूरी बात समझ में आ जाएगी कि CUET एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है जो पेपर लेती है और स्कोर कार्ड जारी कर देती है। उसके स्कोर कार्ड जारी करने से क्या होता है, सभी यूनिवर्सिटीज इस झंझट से, इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाती हैं कि उनको एग्जाम कराना है। लेकिन वो फॉर्म जरूर रिलीज करेंगी। जब फॉर्म रिलीज करेंगी तो करेंगी क्या, तुम्हारा CUET वाले स्कोर कार्ड के बेसिस पर तुम्हारा मेरिट बना देंगे। अब ये सिंपल सा लॉजिक है, हो सकता है रैंक 1 वाले को दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए ही ना हो, उसके घर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पढ़ता हो, उसके घर के बगल में, वो कहे हम वहीं पढ़ेंगे, तो मेरिट कितना बनेगा, क्या बनेगा, कोई नहीं जानता है। एक सिंपल सा लॉजिक है। फिर देखो किस तरह के क्वेश्चंस है, जैसे इंसान का कद आंकना हो तो ये भी देखना जरूरी होता है कि उसके दुश्मन कैसे हैं। तो किसी विद्यार्थी का अगर नॉलेज आंकना हो तो ये भी देखो कि वो किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कुछ लोगों को बैच ज्वाइन करना, तो वो क्या पूछ रहे हैं, सर ये परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब तुम खुद ही मेरे पास आ रहे हो कि मैं तुमको बेवकूफ बनाऊं। अरे कोई सा भी बैच, कोई सा भी कंटेंट पर्याप्त नहीं है। सर मैं गांडीव धनुष ले लूं तो क्या मैं अर्जुन बन जाऊंगा, क्या मैं विजय धनुष ले लूं तो क्या मैं कर्ण बन जाऊंगा। अब सिंपल सी बात है कि उनका सारा ज्ञान उनके धनुर्विद्या में है, ना कि धनुष में। इतना छोटा सा लॉजिक है। आप पूछ रहे हो सर परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स ले लेंगे तो हो जाएगा, नहीं यार, तुम क्यों बेवकूफ बनना चाहते हो। तो वहां पर हम लोग का सिंपल सा टेम्पलेट मैसेज आ जाता है, और बेस्ट विशेस टू यू फॉर ऑल फ्यूचर एंडेवर्स, थैंक यू। वी डोंट वांट टू ऐड सच स्टूडेंट्स, क्योंकि वो आज जिसको ये बात नहीं समझ में आ रहा, भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप खुद महसूस करिए ना, आप कैसे सोच सकते हो कि सर हम इस चीज पढ़ लेंगे, मेरे इसमें से सिलेक्शन हो जाएगा क्या। तो उतना तो सीट नहीं है जितने डेली बैट्स के बैचेस में स्टूडेंट हैं, उतनी सीट नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, उतना एक पर्टिकुलर पेडागॉजी में सीट नहीं है भाई। अगर जो भी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की आप रिगार्डिंग बात करें तो आप कैसे सोच सकते हो ऐसा। तो आप कई बार खुद ही जाते हो बेवकूफ़ बनने की, अच्छा नहीं हमको लीजिए, हमको समझाइए,
अरे नहीं नहीं बहुत हेल्पफुल होगा, जरूर सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे, नहीं, यू शुड बी मोर कन्विंस्ड। आप ज़्यादा कन्विंस रहिए अगर आपको पढ़ना है, आपको ज्वाइन करना है, कुछ भी करना है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप नोट करके अपने पास रखोगे और समझोगे तो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं जो कुछ मेजर जो कंसर्न्स और डाउट्स हैं उसको सबको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के 1-to-1 क्वेरीज पर लूँगा और फिर मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा तब जब आप अपना हैंड रेज करेंगे, ना कि बीच बीच में इस तरीके से। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहली बात, जैसा कि CUET का फॉर्म जो है 26 दिसंबर को रिलीज हो चुका है। तो 26 दिसंबर को फॉर्म जब रिलीज हुआ है तो देखिए कि धीरे धीरे एग्जाम्स कितना शेड्यूल से टाइम से मतलब होना शुरू हो रहे हैं। और जैसा कि मैं शुरुआत में कई सेशन में बोला था कि इस साल एग्जाम जल्दी एक्सपेक्टेड है, इस साल एग्जाम जल्दी एक्सपेक्टेड है, तो बेसिकली CUET के एग्जाम का फॉर्म निकला है। ध्यान दीजिएगा, CUET के एग्जाम का फॉर्म निकला है। अब तुम कोई सा भी कोर्स करना चाहते हो, अच्छा टू बी मोर प्रिसाइज, CUET PG के एग्जाम का फॉर्म निकला है, ठीक है। तो अब है क्या, आप कोई सा भी कोर्स ऐसा करना चाहते हो, लेट से जहां पर ग्रेजुएशन की बात कोई एलिजिबिलिटी तय हो रही है, लेट से बीएड हो गया, लेट से कोई मास्टर्स का कोर्स हो गया, या कोई भी और कोर्स हो गया जो मास्टर्स के लेवल का हो या फिर बीएड हो या कुछ भी हो, जो CUET PG के तहत एडमिशन लेता हो, तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, CUET PG का फॉर्म निकला है। आप CUET PG का फॉर्म फिल करोगे, पेपर दोगे और वहां पर आपको एक कॉमन स्कोर कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। जिस जिस तरह के कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, लेट से कि मैं बीएड में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मैं फॉर्म फिल करते समय COQP 03 चूज करूंगा। साथ में मैंने ये भी चूज किया कि यार अगर मेरा बीएड में नहीं हुआ ना, तो मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना MA हिस्ट्री में एडमिशन मिल जाए, तो मैं उसका भी कोड सर्च करूंगा। उसका कोड हो सकता है COQP 37 हो, तो मैं जाऊंगा 37 वाला कोड भी सेलेक्ट कर लूंगा, फॉर्म फिल करते समय दोनों सेलेक्ट कर लूंगा। फिर मुझे लगे यार नहीं यार मेरे को हिस्ट्री में नहीं मिला ना, तो मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकता हूं, तो मैं COQP 39 वाला भी सेलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली है क्या, मैं जिस भी स्ट्रीम से हूं ना, मुझे बस CUET में जाके उस स्ट्रीम का पेपर देना है। सारे बच्चे उस CUET का उस पर्टिकुलर स्ट्रीम का पेपर दे रहे होंगे, उस पर एक मेरिट आएगा, CUET क्या करेगा, एक स्कोर कार्ड बनाएगा जो अपने पोर्टल में डाल देगा। फिर बाद में क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना फॉर्म रिलीज करेगा कि DU का फॉर्म रिलीज हो गया, तो वहां तुम वापस से फी का पेमेंट करोगे, DU के पोर्टल पर जाके DU का फॉर्म भरोगे, 300 रुपये में DU का फॉर्म फिल करोगे और CUET का स्कोर कार्ड का तुम्हारा रोल नंबर वो ले लेगा, या स्कोर कार्ड ही अपलोड करवा लेगा, या तुम्हारा रोल नंबर ले लेगा CUET से, ठीक है। आप अपना रोल नंबर भरोगे कि मेरा CUET में रोल नंबर था, वो खुद देख लेगा कितना स्कोर है। क्या देख लेगा, इस पर्टिकुलर कोर्स में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, अच्छा उस पर्टिकुलर पेपर कोड में बच्चों का कितना कितना स्कोर है, उस बेसिस पर डिमांड के साथ सप्लाई कर देगा, जैसा डिमांड वैसे सप्लाई कर देगा। सेम BHU फॉर्म रिलीज करेगा, उसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा रिलीज करेगी, उसी तरह हैदराबाद वाली रिलीज करेगी, कर्नाटक वाली रिलीज करेगी। कोई भी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, जो CUET से एडमिशन ले रही हो, तो सब के सब क्या करेंगे, CUET का पेपर उठाएंगे, वहां से आपका मेरिट बना लेंगे। अब लेट से जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट से कि हम बीएड से रिलेटेड देख रहे हैं, ठीक है। तो बीएड से रिलेटेड क्या है, 99% यूनिवर्सिटीज जो पेपर कोड से एडमिशन लेती हैं, उसको मैं टाइप भी कर दे रहा हूं सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। 99% यूनिवर्सिटीज जो जिस पेपर कोड से एडमिशन ले रही हैं, COQP 03, ठीक है, COQP 03। 99% सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स में बीएड में एडमिशन COQP 03 से ले रही हैं। मैंने बोला है 99%, ठीक है। वो डिटॉल लाइफ बॉय का ऐड देखते हो ना, 3-4 कीटाणु जो बच जाते हैं, तो अब वो जो 3-4 कीटाणु बच गए हैं उसमें एक है दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, एक BHU वाले हैं, ठीक है, और उसी तरह 1-2 और यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत से रिलेटेड बीएड या किसी और चीज़ से रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। तो अब है क्या, मैं मान के चल रहा हूं कि हो सकता है यहाँ 50% ऑडियंस दिल्ली बेस्ड हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भाई हमारा हर सब्जेक्ट का अलग पेपर होगा। अकेले सिर्फ बीएड का पेपर COQP 03 दे दिए तो हम उस पर एडमिशन नहीं लेंगे, हमारा हर अलग सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर वो सोशल साइंस वाला होगा तो COQP 04 चूज करेगा, अगर लैंग्वेज वाला होगा तो वो COQP 05 चूज करेगा,
अगर वो मैथ वाला होगा तो COQP06 चूज करेगा, अगर वो साइंस वाला होगा तो COQP07 चूज करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैथ और साइंस के कोड में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, वो एक अलग तरह का डिस्प्यूट है, उस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह DU क्या कह रहा है, अच्छा कॉमर्स वाले हो, अच्छा होम साइंस वाले हो, अच्छा उर्दू वाले हो, पंजाबी वाले हो, तो तुम तो ना सोशल साइंस में आते हो, ना साइंस में आते हो, ना लैंग्वेज में आते हो, ना मैथ में आते हो, तो ऐसा करो तुम्हारा एडमिशन हम COQP03 वाले से ले लेंगे, ठीक है। अब ये तुम खुद तय करो कि मुझे कौन कौन सा देना है, COQP03 वाला देना है, 4 का देना है, 5 का देना है, 6 का देना है, 7 का देना है। क्या मैं 2 कोड का पेपर दे सकता हूं? यस, CUET में 2 कोड का पेपर आप दे सकते हो। तो अब तुम देखोगे कि अच्छा यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जांपल लिया कि अच्छा DU वाले कैसे एडमिशन ले रहे हैं। अच्छा तो DU वाले एडमिशन ले रहे हैं COQP03 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, डिपेंडिंग ऑन माई सब्जेक्ट। फिर मुझे लगा यार मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एडमिशन लेना है। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में मुझे एडमिशन लेना है तो मुझे ये देखना होगा, अच्छा हरियाणा में सारे के सारे B.Ed के सीट COQP03 वाले पेपर से भरे जा रहे हैं, सारे के सारे सीट। फिर मैं झारखंड वाले में जाऊंगा, वहां भी देखूंगा यार ये तो टोटल 03 से ही भर रहे हैं। फिर मैं क्या करूंगा, अपने आप को कंफ्यूज कर लूंगा कि अच्छा 03 से ही एडमिशन होता है, और फिर मैं BHU आऊंगा। यही कंफ्यूजन का कारण है कि जब आप वहां देख रहे हो 03 देख रहे हो, जब BHU जैसे ही आओगे तो BHU भी यही बात कहेगा, वो भी वन ऑफ द एक्सेप्शन वाला किटाड़ू है। भाई अच्छा सोशल साइंस से हो तो जाओ 04 वाला कोड दे के आओ, लैंग्वेज वाले हो 05 वाला दे के आओ, साइंस वाले हो 07 वाला दे के आओ, मैथ वाले हो 06 वाला दे के आओ। वो अपना अलग अलग कोड डिवाइड कर देगा। अब उसी तरह बहुत लोगों का क्वेरी है कि सर हमको स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल करना है। तो अगर तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल एजुकेशन का फॉर्म फिल करना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है कि अच्छा ठीक है, स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो हम COQP03 वाले पेपर से लेंगे, तो जाके COQP03 वाला दो। अब कहो कि सर हमको BHU में एडमिशन लेना है स्पेशल एजुकेशन में, तो BHU कह रहा है कि हम अपने स्पेशल एजुकेशन में COQP03 से नहीं लेंगे। BHU ने उसके अलग कोड बना रखे हैं, क्योंकि BHU में सोशल साइंस भी पेडागोजी के हिसाब से डिवाइडेड है। पेडागोजी का मतलब वो हो गया जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाह रहे हो, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो, आसान भाषा में बोले तो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करने की बात कर रहे हो। तो BHU कहता है कि अच्छा ठीक है, स्पेशल एजुकेशन के बच्चे को भी हम डिवाइड किए हुए हैं, सोशल साइंस के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, मैथ के नाम पर, साइंस के नाम पर। तो वो लोग क्या करते हैं, उसी पेपर कोड से स्पेशल एजुकेशन में भी एडमिशन दे देते हैं। बस फॉर्म फिल करते हैं, तुमको सेलेक्ट करना होगा कि मेरे को भाई स्पेशल एजुकेशन वाली भी मेरिट बनेगी तो मेरा नाम कंसिडर करिएगा। तो बेसिकली है क्या, तुम एक फॉर्म फिल करोगे CUET का, और वो तुम नहीं, सब लोग फिल करेंगे क्योंकि सबको CUET का पेपर देना है, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स या सब्जेक्ट जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एक CUET का फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद अपने हिसाब से जहां जहां आप एडमिशन ले सकते हो, तुमको लगता है DU में ले सकते हो तो DU का फॉर्म फिल करो, तुमको लगता है BHU का ले सकते हो तो BHU का ले सको, तुमको लगता है हरियाणा का तो हरियाणा का, झारखंड का तो झारखंड का, बिहार का तो बिहार का, तो वे जहां से लगे। और हाँ, लास्टली जो बात मैंने कही, सारी की सारी बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू होती है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पर लागू होती है। जैसे कल किसी ने पूछा कि सर IP यूनिवर्सिटी नहीं लेगा क्या? नहीं, स्टेट यूनिवर्सिटीज पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी के ऊपर है, ठीक है। कि अगर वो CUET के स्कोर कार्ड पर लेना चाहे तो ले सकता है, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी लेना चाहे तो ले सकती है, उसे कौन रोक रहा है। कल को दिल्ली बाइट्स वाले जॉब एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर देंगे जिसका CUET में 300 से ऊपर स्कोर है, वो हमारे यहाँ जॉब कर सकता है। अब तो ये हमारी मर्जी है, स्कोर कार्ड पर लेना चाहे ना लेना चाहे, हमारे ऊपर है। ऐसे ही जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके ऊपर है, CUET से लेना चाहती हैं कि नहीं लेना चाहती हैं, या खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कराना चाहती हैं, CUET से भी लेना चाहती हैं। क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का तो ये भी लक्ष्य होता है ना कि हमारा सारा सीट भर जाए। ऐसा लक्ष्य DU को, BHU को, AMU को, जामिया को, इन लोगों को थोड़ी नहीं बनाना है, इनका तो सीट ऐसे ही भर जाएगा, ये तो ऐसे ही डिमांड में है। तमाम ऐसे यूनिवर्सिटी जिनका सीट भी नहीं भरता है, तो वो क्या करते हैं, सारे रास्ते ओपन कर देते हैं। भाई मेरा एग्जाम दे के आ सकते हो तो आ जाओ, CUET का दे सकते हो तो दे के आ जाओ, कुछ नहीं है तो मैनेजमेंट कोटा का नाम का व्यवस्था बनाए हुए हैं, 2-3 लाख रुपए हो तो वही लेके आ जाओ, ठीक है, कैसे भी करके हमको ले लो। तो ये आपको समझना होगा कि अच्छा यूनिवर्सिटीज़ का भी क्या क्या अलग अलग फ़र्क है। तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ये जो बेसिक बातें थी क्लियर हो गई, ठीक है। लास्टली CUET का फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है, 26 दिसंबर से शुरू हुआ है, एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आई गेस
आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का 24 जनवरी, ठीक है। 1200 रुपये का फॉर्म है और डजेंट मैटर कितने का फॉर्म है, फिल तो आपको करना ही है। और जो भी आपके एग्जाम का डेट है वो टेंटेटिव है 11 मार्च से 28 मार्च। टेंटेटिव क्यों है? देखो पहला तो डेट टेंटेटिव है कि कोई ज़रूरी नहीं है, जब तक एडमिट कार्ड ना आ जाए डेट कभी भी चेंज हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सीयूईटी में बहुत सारे पेपर कोड हैं, ठीक है। तो किसका कोड का पेपर कौन से दिन पड़ेगा ये हमें नहीं पता है, ये हमको कब पता चल जाएगा, ऑलमोस्ट 4 मार्च के अराउंड, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और कि बहुत से ऐसे लोग हैं, सर हम अभी से प्रिपेयर करें तो क्या सेलेक्ट हो सकते हो? यार सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 1 महीना भी पर्याप्त है, मतलब ढंग से कंप्लीट करने के लिए। उसका रीज़न ये है क्योंकि पहले की तरह नहीं रह गया है पेपर और सिलेबस। जैसे कुछ बैचेज में डिले चल रहा था, तो सिंपल सा कारण था, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को आके ओपनली ये बात शेयर किया। फर्स्ट बैच के साथ भी मैंने शेयर किया, सेकंड बैच के साथ मेरा ओरिएंटेशन आज है। स्टूडेंट को ये लग रहा है कि हम फी दे दिए, मेरा क्लास नहीं शुरू हो रहा है। अभी तुम 50,000 रुपये फी नहीं दे दिए हो कि तुम्हारा क्लास नहीं शुरू हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो 1-to-1 वे में या एक क्लास को इंटरेक्टिव रख के लैंग्वेज के बच्चों के लिए, मैथ के बच्चों के या बायो के बच्चों का तो वो नहीं हो पा रहा है, सोशल साइंस के बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए पॉइंट क्या है, अगर हमारे एक बैच में 75 बच्चे हैं तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ है, लेकिन किस पेडागॉजी में कितने हैं ये नहीं क्लियर है। इस बात को आप फील करिएगा। हो सकता है कि लैंग्वेज में उसमें 5 ही बच्चा हो, तो हम चाह के भी शुरू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम चाह के भी शुरू नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर आप अपने आप को वैल्यू देते हो तो आप उन बच्चों को भी वैल्यू दो जो आपसे पहले ज्वाइन किए हैं। तो हम लोगों का एकदम क्लियर कट गाइडलाइन होता है कि जब तक भैया पुराने वाले का ठीक ठाक कंप्लीट नहीं कर देंगे तब तक नए वाले का शुरू नहीं करेंगे, वॉट एवर इट टेक्स। आपको बुरा मानना है बुरा मान जाइए, आपको वापस जाना है आप वापस चले जाइए, आपको रिफंड कराना रिफंड करा लीजिए, जब तक पुराने वाले का ठीक ठाक तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और ये बात बैच 1 के बच्चों को पता है कि वो जब तक उनका ठीक ठाक एरिया कंप्लीट नहीं हो गया, जब तक उनका फीडबैक सेशन कंक्लूड नहीं हो गया, जब तक सोशल साइंस में मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया है, तब तक अगले का अनाउंसमेंट नहीं किया गया, तब तक नहीं शुरू किया गया अगला। जब तो भाई पहले उतना कंप्लीट कर लो, फिर तभी जब आप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का फीडबैक देखते हो ना तो ठीक ठाक बच्चे वहाँ आपको दिखते हैं क्वालिफाइड, क्योंकि वो भाई ढंग से कराया जाता है तो उस हिसाब से रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। मतलब एक मिनिमम गाइडलाइन फुलफिल होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पेपर स्ट्रक्चर को आप अभी नहीं ढंग से समझ रहे हो। जैसे कि आपको एक मैं छोटी सी त्रुटि दिखा दूं सीयूईटी के फॉर्म में। जैसे अब देखिए आप लोग ना उस नज़रिए से नहीं देखते हो जिस नज़रिए से हम उस फॉर्म को देखेंगे। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। यस सर। अच्छा यस ओके। सर। अब लेट्स से कि मैं सर्च करता हूँ बीएड साइंस, तो मैंने बीएड साइंस पर क्लिक किया सिलेबस के लिए। देखिएगा सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं क्लिक किया हूँ। अब बीएड देखो, ये देखो इन्होंने बीएड मैथमेटिक्स का कोड दिया है COQP 06, वो भी तब जब मैंने साइंस वाले पर क्लिक किया है। अब मैं क्लिक करूंगा मैथ वाले पर, मैथ वाले पर इन्होंने साइंस का कोड दिया है COQP 07, ठीक है। ये प्रॉब्लम पिछले साल भी थी, ये प्रॉब्लम इस यस साल सर। भी है, ठीक है। अभी नीचे आओगे, अब यहां देखो, यहां क्या दे रखा है, 07 माने मैथ है, 06 मतलब साइंस है, और यहां क्या है 06 मतलब मैथ है और 07 मतलब साइंस है, ठीक है। मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, ठीक है। और वो भी कब अपडेटेड है, 3 महीना पहले दिल्ली बाइट्स वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म एंड मी एज ए इंडिविजुअल, जब फॉर्म रिलीज हुआ था 26 तारीख को लास्ट ईयर, तभी उसी समय इमीडिएट बेसिस पर यूनिवर्सिटी को मैंने इन्फॉर्म किया था कि सर फॉर्म में यहाँ पे मिस्टेक है। और वो पूरा फॉर्म फिलिंग तक प्रॉब्लम बना रहा, नहीं से नहीं सॉल्व हुआ था, और इस साल फिर है। जैसे ही आया ना सबसे पहले मैंने यही चेक किया। मैंने क्यों चेक किया, अब देखो ये तो ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट की प्रॉब्लम। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, एक छोटा सा आप प्रॉब्लम देखिए क्या है। अभी मैं श्रेया मैम से बात कर रहा था जो आपकी हैंडलर है प्लेटफॉर्म की, तो मैं उनको बोल रहा था कि यार मैम ना यहाँ पर कोड ध्यान दीजिएगा कि 6 पर मैथ रहेगा कि साइंस रहेगा। भाई ऑफिशियल वेबसाइट पे गलत लिखा, हम तो उसी पे चलेंगे ना जो गवर्नमेंट गाइडलाइन देगी, अपने साइड से तो कुछ घुसाएंगे नहीं उसमें अलग से। अगेन पार्ट ए शुरू से रिकॉर्डेड क्यों दिया गया, हमको क्लियर है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्ट ए होगा कि नहीं होगा। देखिए इस साल पेपर आया पार्ट ए नहीं है उसमें, तो सिलेबस तो सिंप्लीफाई हो गया है और बहुत शॉर्ट बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखोगे तो आसान भी हो गया है।
लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर समझ रखते हो तो इस बात की समझ रखना कि कंपटीशन बहुत कठिन हो गया। फिर देखो, लैंग्वेज का बच्चा अगर लैंग्वेज का प्रिपरेशन कर रहा है, हाँ तो इसमें ऐसा क्या हो, लैंग्वेज का ही है तो क्या प्रिपेयर करेगा, उसको लैंग्वेज आती है पहले से, दैट मीन्स कि कंपटीशन क्रिएट करेगा वो। साथ में उसको मैथ रीजनिंग दे दिया जाए तो उस पर थोड़ी लगाम लगेगी कुछ नया पढ़ने के लिए। कोई सोशल साइंस का स्टूडेंट है, हाँ तो या तो उसका इकोनॉमिक्स पेडागोजी होगा, या पॉलिटिकल साइंस होगा, या हिस्ट्री होगा, या जियोग्राफी होगा, यही सब तो होगा मेरे बैच में बैठा होगा। तो पेपर में यही सब पूछ रहा है, उसकी लंका कब लगेगी, जब 4 क्वेश्चन साइंस का पूछ दे, 4 क्वेश्चन रीजनिंग का पूछ दे, 4 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का पूछ दे। अब टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने अपने सभी स्टूडेंट्स को शुरू से बता रखा था कि कोई जरूरी नहीं आपके पेपर में शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछे ही पूछे, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं पूछा था बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद भी क्लास कराई गई है। ठीक है, उसके बाद भी क्लास कराई गई टीचिंग एप्टीट्यूड की। क्यों कराए हैं? अब यार कवर कर दे रहे हैं, अगर पूछ दिया तो मतलब क्यों इस भरोसे बैठ रहे हो, पूछ देगा तो आपको उस लेवल पर भी अपने आपको प्रिपेयर रखना, और थोड़ा सा उस पर आपको मैच्योरिटी भी डेवलप करना होगा, क्या एग्जैक्टली पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और किन किन सब्जेक्ट पे हम एलिजिबल हैं। और लास्टली, कोई क्वालिफाइंग ईयर में, लेट्स से कि तुम फाइनल ईयर में हो, प्लीज डोंट कम अप विद दिस डैम नॉनसेंस स्टूपिड एक्सक्यूज कि सर मेरा सेमेस्टर एग्जाम है तो हम कैसे इसका प्रिपेयर करें और कैसे उसका प्रिपेयर करें। अगर तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि फिर उसका तीसरा बीच का ऑप्शन है 1 ईयर ड्रॉप, तो फिर साथ में ना थर्ड वाला ऑप्शन भी इंक्लूड कर लो। अगर इसको एज अ बहुत बड़ा प्रॉब्लम के तौर पर आप देख रहे हो कि मेरा सर सेमेस्टर एग्जाम है अप्रैल में, बताइए हम सेमेस्टर एग्जाम का पढ़ें कि सीयूईटी का पढ़ें, क्योंकि हम तो क्वालिफाइंग ईयर में। हाँ, तो नहीं पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, और सीट उनको देने के लिए, जो लोग, बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उनको भी देने के लिए सीट कम है, तो ऑलरेडी मेक थ्रू कर जाएंगे। तो इंस्टेड कि आप जुलाई में रियलाइज करो कि मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया है, बेहतर है कि पहले से समझो कि अगर मेरे को ड्रॉप नहीं करना, अगर मैं क्वालिफाइंग ईयर में हूं तो मेरे को लग के करना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ड्रॉप करने का आइडिया बुरा है, मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा हूं। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। ड्रॉप करना कोई बुरी बात नहीं है, वो इक्वली वैल्यूएबल रहता है। बहुत सारे बच्चे ड्रॉप करके बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, ड्रॉप करने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होगी जब आप सोच रहे थे कि नहीं हमको इसी बार मिल जाए, और डिसीजन आप वैसा ले रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाई प्रोडक्ट ऑफ योर डिसीजंस। जो भी डिसीजन आप लोगे तुरंत का तुरंत, तो वैसा आपको दिखेगा। और ये आपके सामने है, आज दिसंबर के अंत में हम लोग 12 में बात कर रहे हैं, 2 महीने बाद जब एग्जाम होगा और आप देखोगे जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं, बहुत लोगों का सेमेस्टर एग्जाम उसमें रहेगा। और तो और आपको भी पता नहीं है, जैसे आईपी बीएड का एग्जाम होता है, तो पास्ट में ऐसा भी हो चुका है कि आज उनका सेमेस्टर एग्जाम है डीयू का, और शाम को आईपी बीएड का एग्जाम है। तो तुमको अगर सीरियसली लग रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ इन बात का केयर करती हैं, तुम कोई जिले इलाही हो, आते ही तुम्हारे रेड कारपेट लग जाएगा कि आपने बीएड करने के लिए सोचा है और आप शिक्षक बनेंगे, देश का भविष्य एकदम पता नहीं कहाँ 4 चांद लगा देंगे, कुछ अलग आप करने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, यू बी वेरी क्लियर कि अच्छा ये एक एग्ज़ाम है, ये हमको देना और हमको ऐसे प्रिपेयर करना है, तब जाके मतलब एक लार्जर एंड पर आपको एक मतलब ढंग का रास्ता बनेगा जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो। और एडिंग टू दैट वन मोर पॉइंट, जब आप ढंग से प्रिपेयर करके जाते हो ना, तभी ऐसा भी होगा कि फ्यूचर में आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कोई सा भी एग्जाम देते हो, तभी आप वहां भी सक्सेसफुल रहोगे। क्योंकि मान लो कोई काम आप कर रहे हो, या तो करो मत, या तो बेईमानी से मत करो, क्योंकि अगर आप बेईमानी से उसको कर रहे होगे ना, तो वो आपकी आदत बन जाएगी, मतलब वो वाला ट्रेट आपके अंदर आते जाएगा। क्योंकि लाइफ में आप कुछ भी करोगे, कभी भी सेटिस्फैक्शन थोड़ी ना होता है एकदम कि हाँ ये करके हम संपूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हैं एकदम। ठीक है, ऐसा तो आपको कभी होगा नहीं। तो ये चीज़ भी आप समझिए कि जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो हर जगह ये काम आएगा। और अच्छे यूनिवर्सिटी में इसलिए भी सेलेक्ट होना है क्योंकि अपनी औकात, अपना पोटेंशियल भी देखना चाहिए कि मैं कितना टैकल कर पा रहा हूँ एग्जाम को। क्योंकि अगर आप इस एग्जाम को नहीं टैकल कर पा रहे हो तो ये भी तो क्वेश्चन आपके माइंड में उठना चाहिए ना कि यार ये तो महज एक यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, सरकारी नौकरी का तो उससे मल्टीपल टाइम कठिन होगा। और 90% लोग तो यही फॉल्टी प्लान बना के आए हैं कि किसी तरह बीएड का डिग्री मिल जाए तो सरकारी नौकरी मिल जाएगा। अरे यार, जब तुमको बीएड के ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा तो तुम सरकारी नौकरी क्वालिफाई कैसे करोगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। जहां 10,000 लोग फॉर्म भरे हैं और आप टॉप 100 में 200 वाले सीट में नहीं आ पा रहे हो, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब वाले में आ जाओगे जहां 1 लाख लोग भर रहे हैं? तो इस तरह के प्लान्स भी नहीं होने चाहिए आपके
कि ऐसा प्लान बना के बैठे हुए हो कि अच्छा हमको तो डिग्री इसलिए चाहिए क्योंकि सरकारी नौकरी वाले में हो जाए। अरे भाई, जब तुम्हारा यहाँ कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा, सरकारी नौकरी वाले में नहीं होगा और नहीं विश्वास हो रहा है तो पहले वो पर्टिकुलर सरकारी नौकरी का 5 पेपर दे के देख लो और कट ऑफ देख लो कितना जा रहा है, तुमको एग्जैक्टली एहसास हो जाएगा कहाँ पर खड़े हो। तो 2 मिनट में फिगर आउट हो जाएगा। द मोमेंट फिगर आउट हो जाएगा आप सही करियर डिसीजन ले लोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा झूठ आदमी अपने आप से ही बोलता है, क्योंकि अपने दिल दिमाग जहन में आप कभी गलत नहीं होना चाहते हो। आप कभी ये नहीं बोलोगे कि ये डिसीजन मेरा गलत हो गया। जैसे कल रात में आई थिंक कि वो कैंडिडेट यहाँ पर है नहीं, कोई करियर काउंसलिंग के सेशन में आया था, तो मैं 45-50 मिनट घंटे भर उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रहा था। तो 3rd अटेम्प्ट होगा उनका, तो वो पूछ रही थी कि सर इस साल हम एग्ज़ाम दें कि ना दें। तो हमने कहा कि तुमने ये डिसीज़न बाई चॉइस लिया है कि बाई मजबूरी में लिया है? नहीं सर, मैंने बाई चॉइस लिया है, मेरी इच्छा है कि हम दें। हमने कहा देखो यही होता है खुद में सेल्फ कंज्यूम रहना और झूठ बोलना। हमने कहा ये बताओ, उसने बताया कि मैं लेट से वो बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, ठीक है, तो उसने बोला कि सर मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी। तो हमने कहा तो बैंकिंग में तुम्हारा हो गया होता तो तुम क्या कहती, छोड़ के कि नहीं हम बीएड करने जा रहे हैं, हमको टीचर बनने का शौक है? नहीं सर, हो गया होता तो हम चले जाते। फिर आपने 1 साल दिया, नहीं हुआ, आपने 2 साल दिया, नहीं हुआ, अब आप तीसरी बार सोच रहे हो कि दें कि ना दें। तो हमने कहा कि मजबूरी में दे रहे हो, इच्छा नहीं सर मेरी इच्छा है। तो पहले मैंने उसको ये समझाया कि तुम मजबूरी में दे रहे हो। हमने कहा तुम नहीं दोगी तो और क्या करोगी? हमने कहा व्हाट इज द अदर ऑप्शन फॉर यू? उसने कहा कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो फैसला मजबूरी भरा है, चाहे तुम ले रहे हो, तुमको लग रहा है कि मैं डिसीजन ले रहा हूं। मेरे टेबल पे 3 पेन रखा हुआ है, मेरी मर्जी, रेड से लिखना है, ब्लू से लिखना है, ग्रीन से लिखना है। अब तीनों पेन ना रहे, अब मेरे को कोई बच्चा कुछ बात कहती है इंपॉर्टेंटली नोट करना, तो पेंसिल चाहे मेरा चलाने का मन हो, मैं मजबूरी में उठा के लिखूंगा क्योंकि मेरे को लिखना है। तो ये मजबूरी भरा डिसीजन है मेरा। जैसे आप कोई कह रहा है सर हम इस साल एग्जाम देना, अरे तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है भाई। तुम दिसंबर 2023 के अंदर पूछ रहे हो सर 2 महीने बाद जो एग्जाम में दें कि ना दें, और ये भी कह रहे हो कि चॉइस है। तो ये प्रॉब्लम है ना, इसको सही ढंग से फिगर आउट करोगे तो आप जल्दी करियर में कंक्लूजन में पहुंचोगे कि मैं ऐसी चीज़ करने लायक हूँ कि नहीं हूँ। जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब और ये सारा चीज़ आपको कंपैरिजन ड्रॉ किया। चलिए खैर मैं आप लोगों की क्वेरीज पर आ जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो आई विल कंटिन्यू फॉर एन आवर। ओके, कमिंग टू योर क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड, आई कॉल आउट द नेम्स। और जो भी आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी है या फिर करियर से रिलेटेड भी कोई डाउट और क्वेरी है, प्लीज़ आप उसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, जब जिससे बात हो तो बाकी के लोग उसको ध्यान से सुने और समझें, ठीक है। एंड कोशिश करिएगा कि अपना हेडफोन वगैरह निकाल के बोलें, क्योंकि ऑफन कई बार वॉइस लैग करती है। तो वी विल स्टार्ट विद किरण जी। किरण बताइए। सर मुझे ना यही QP03 के रिगार्डिंग कुछ पूछना था। जैसे कि आपने बताया मेरा जो पैडागोजी है वो है लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से BHU और DU ही लेते हैं 05 से। राइट। हाँ 05 से। और मैं ये सोच रही थी अगर मैं COQP03 वाला देती हूँ तो वो तो मुझे देना ही देना है, क्योंकि जो आगे जाकर IP यूनिवर्सिटी और भी जो यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म निकलेंगे तो मैं उसको फिल करूंगी हाँ, वापस। कहीं भी काम आ सकता है वो, ठीक है। हाँ। और 5 में मैं दे दूंगी, और मुझे ना एक और एग्जाम देना है MA इंग्लिश का। अच्छा, एंट्रेंस एग्जाम DU से ही। ड्यू से, ठीक तो है। मुझे फी वगैरह का पूछना था कि सेम ही रहेगी कि एक्स्ट्रा होगा? आई थिंक 600 रुपये कितना बढ़ जाएगा। लास्ट टाइम ना एक्चुअली मैंने ना दिए थे, DUC दिया था, COQP 05 का भी, और मैंने इंग्लिश का LOQP 01 का भी दिया ठीक था। है। तो उसमें तो नहीं हुआ था फीस का नहीं तो कुछ। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म फिल करते समय अगर फी बढ़ा देगा 500 रुपये तो क्या फॉर्म नहीं फिल करोगी? करना नहीं तो है। करूंगी, मैं पूछ रही थी। बस ठीक है और तो। मैं साथ में ही BHU का ही फिल कर लूं? हाँ बिल्कुल फिल कर डाउट है लीजिए, मुझे। बिल्कुल फिल कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल आप फिल करिए, दोनों ऑप्शन ओपन रखिए, बिल्कुल फिल करिए। और एक चीज़ और, इट डजेंट मैटर कि फ़ी कितना है, मेरे को एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है। अब 200 की जगह 500 मांग देगा तो भी देना है। अब ये CUET वाले ही हैं, हमसे तो 4 बार पूछोगे कि सर परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स में वाला नोट्स लिखा था, वो वाला लेक्चर नहीं ऐड है। पूछो CUET वालों से, पिछली बार 700 में लिए थे, सर 1200 में क्यों ले रहे हो, या 1000 में था, कल को 1500 ही लिख दे तो कोई कुछ कर सकता है क्या? ठीक है। अब CUET वाले हैं, इन्होंने फॉर्म रिलीज़ किया, अब कल को पता है जब DU वाले रिलीज करेंगे तो वो भी कहेंगे 500 रुपया दो। अबे केवल स्कोर कार्ड मिला के मेरिट निकालने का 500 रुपये लो घर बच्चे से। तो भाई अब ले रही है यूनिवर्सिटीज तो लोग देते ही हैं, ठीक है। तो आप फॉर्म फिल करिए और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ओके किरण, एनीथिंग एल्स?
ये सर, और मैं ये पूछ रही थी, मेरे टोटल उतने हो जाएंगे ना एग्जाम? क्या हो जाएंगे? हाँ हाँ, यस, 4 एग्जाम बढ़ जाएंगे, वन जरूर। टू हाँ, 3 4 जो जितना भी आप सेलेक्ट करेंगे थ्री उतना बढ़ फोर ही जाएगा। होंगे। हाँ और जो एग्जाम होंगे वो तो 3 ही होंगे ना? हाँ, एग्जाम 3 क्योंकि होंगे। COQP 5 वाला तो BHU भी ले रहा है, DU भी ले रहा है। यस यस, एग्जाम उतने ही होंगे जितना जितना पेपर कोड सेलेक्ट करेंगे CUET में। एग्जाम तो ओके नहीं ओके देना है, ठीक है। ठीक, ओके। ओके। यूनिवर्सिटी चेंज हो जाएगी बस 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 यूनिवर्सिटी चेंज हो बाद में। जाएगी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके किरण, गॉड ब्लेस यू। देन कमिंग टू निशा, निशा प्रिया। जी हेलो, निशा। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। हाँ निशा बताइए, यस। सर, मेरे को DU से मतलब B.Ed का सोशल साइंस से फॉर्म फिलअप करना है, तो मेरे को कंफ्यूजन है कि उसका कोड कि कौन सा कोड होगा उसके सोशल रिगार्डिंग। साइंस, सोशल साइंस, यस सर। COQP 04। 04, ओके सर। हम्म। और सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जैसे मीडियम का वहाँ पे है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में वहाँ पे स्टडी होती है या फिर दोनों सिर्फ मीडियम में इंग्लिश रहता मीडियम में? है, दोनों मीडियम में, ठीक। तो सर, ये BHU में भी दोनों उसके मीडियम थ्रू में। कोड के थ्रू ही हो जाएगा सर? जी जी, सेम कोड के थ्रू। ओके सर, थैंक यू। हाँ, लेकिन ये आपके लिए बहुत अलार्मिंग सिग्नल, आपकी हालत बहुत ख़राब चल रही है जाने अनजाने में। ठीक है, आपको सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में कोड का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक बार जाइए दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHE वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए। ठीक है। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू निशा। देन आई कम टू राम, राम सोनी। देन विनीता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विनीता जी, बताइए। सर एक्चुअली बात ये है ना कि मैंने मतलब आपकी क्लासेस ज्वाइन की थी, तो मतलब मेरा हेल्थ थोड़ा इशू था, तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तो क्लास आप मैंने बैच एक वन भी में हैं? अटेंड। हाँ जी। आप बैच 1 में हैं? हाँ जी। इसके रिलेटेड मैं आपसे क्लास में बात करूंगा, ठीक है। सर कब? जब क्लास होती है, कब आपकी क्लास होती है? सर वही सर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब मैंने इसके लिए कोई क्लास में बात करिए क्लास विनीता। स्टार्ट होने से। हाँ जी। विनीता, क्लास में बात करिए, क्लास का मैटर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर मैम ने बोला था कि आप उस सर से तो एक बार। क्लास में ही बात कर लूंगा ना। ओके। ठीक है, ये आपका जो बैच 1 का इशू है वो क्लास में मैं बात करूंगा, ठीक है। शायद कोई और भी था जिसको मेडिकल का कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन था, किसी को कोई और था बैच 1 से, यहाँ है। ठीक है, जो भी इन लोगों का, जब मैं आपके बैच में आऊँगा तब बात करेंगे, ठीक है। हाँ ओके। कमिंग टू नेक्स्ट कैंडिडेट, यस राम। देख लूंगा विनीता, जो भी मैं है, मैं आपको गुड म्यूट कर लिया हूँ। यस, गुड इवनिंग राम। सर, मेरा ना एक्चुअली एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग एक डाउट था, वो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है बहुत टाइम से। यस प्लीज़ बताइए। जज मत करना। नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। हाँ सर मैंने बहुत रिसर्च की है बट स्टिल अभी भी हाँ कंफ्यूजन बताइए, है। यस। एक्चुअली मेरी ना मैंने BCom और MCom की है, ठीक है। हम्म। बट उसमें ना मैंने स्पेशलाइजेशन जो है मेरी इकोनॉमिक्स की नहीं है, ठीक है। मैंने ना मतलब उसमें जो ग्रुप सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और बैंकिंग ठीक है। ऐसे ले लेते हैं, ऑल्दो वो गलती से हो समझ गया, गया मैं। मुझे रिग्रेट है इस चीज़ का। हम्म। तो अब मुझे PGT इकोनॉमिक्स और बिजनेस का टीचर के लिए मैं सोच रहा हूँ B.Ed करने के लिए। तो क्या मैं अभी भी उसके लिए एलिजिबल हूँ? आप PGT इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं जब तक आपके पास मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स नहीं होगा। मैंने मास्टर्स में एक सेमेस्टर में थी इकोनॉमिक्स और BCom में नहीं थी नहीं, पूरे आपने 2 साल। MCOM कर रखा है ना, यस सर। तो आप PGT कॉमर्स के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब वो कई लोग कई जगह कहते हैं कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो नहीं नहीं, ऐसा सुनिए कोई हार्ड सुनिए, एंड फास्ट। PGT में क्या है ना, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये एक अलग अपवाद है कि कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अलाउ कर दे कि भाई जो कॉमर्स वाला भी है, इकोनॉमिक्स वाला भी भर सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन नहीं है। स्टैंडर्ड कन्वेंशन तो यही है कि अगर आप PGT कॉमर्स या PGT इकोनॉमिक्स भर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो मेरे पास तो अकाउंट्स भी नहीं थी मास्टर्स ऑफ कॉमर्स में, तो अरे फिर मैं एक क्या करूँ? सेकेंड, एक सेकेंड। अब ऐसे तो यार मैं भी अब हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें 1 2 सब्जेक्ट मैंने भी पढ़ रखा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इधर उधर। तो अब कल से हम भी भरना शुरू कर दें PGT इकोनॉमिक्स का। तो मैं मतलब एलिजिबल नहीं हूँ, मतलब ना मेरे पास नहीं ना अकाउंट से ना नहीं, एक सेकंड एक इससे। सेकंड। आई एम नो बडी टू कॉमेंट कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। आई एम सिंपली सेइंग वन थिंग, PGT इकोनॉमिक्स बनने के लिए इकोनॉमिक्स में PG होना ज़रूरी है।
तो ठीक आपके है, वहाँ पास तो है मैं ये। क्लियरली इनएलिजिबल हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप नॉट एलिजिबल हो उसके लिए। अब पीजीटी कॉमर्स बनने के लिए एमकॉम होना जरूरी है। आपके पास एमकॉम है? है सर, है। हाँ, अगर है तो आप पीजीटी कॉमर्स बनने के लिए एलिजिबल हैं। इस बात को इस तरह से भी सत्यापित कर सकते हैं आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे पेडागोजी के हिसाब से, तो अगर सीरियसली दोनों लोग एलिजिबल होते हैं तो कॉमर्स वाले के लिए अलग से पेपर कोड और इकोनॉमिक्स वाले के लिए अलग से पेपर कोड नहीं बनाया जाता। हाँ जी। ठीक है। वो ठीक है। अलग से पेपर ठीक कोड है। इसीलिए है क्योंकि दोनों एक दूसरे का मतलब सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो बीए में एक सेमेस्टर हिंदी पढ़े होंगे, एक सेमेस्टर जो है साइंस पढ़े का कोई सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, कहीं पर एक सब्जेक्ट कोई साइकोलॉजी का पढ़ लिए होंगे, कोई इकोनॉमिक्स का पढ़ लिए होंगे। ठीक है, दैट डजेंट हाँ मीन कि वो सब्जेक्ट में जाके जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन है उससे कुछ एक्सपर्टीज हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो आप पीजीटी कॉमर्स के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स कर रखे हैं पीजी में तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए एलिजिबल है। हाँ, मेरी बात में एक एक्सेप्शन जरूर हो सकता है। कई ऐसी हाँ जी। यूनिवर्सिटीज़ हैं ना जो अलाउ हाँ करती जी। हैं स्ट्रीम्स को क्रॉस करना, मतलब कि लेट से कोई कॉमर्स का है तो वो इकोनॉमिक्स वाले में भर दिया, इकोनॉमिक्स वाला है तो कॉमर्स में अप्लाई कर दिया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करती हैं, वो एक्सेप्शन है। दैट शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ योर डिसीजन, वो एक्सेप्शंस। ठीक है। यस सर, यस सर। कैन आई जस्ट आस्क ये यू यस वन मोर यस प्लीज राम, क्लियरिफिकेशन? यस प्लीज। हाँ ठीक है, जो भी आपको डाउट है पूछिए। हाँ हाँ सर, थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली जैसे आप बोल रहे हो कि मैं कॉमर्स से, पीजीटी कॉमर्स से एलिजिबल हूँ, ठीक है, नो डाउट। मैं इकोनॉमिक्स को साइड में रख के बात कर रहा हूँ। पीजीटी कॉमर्स इन द सेंस की अकाउंट्स प्लस बिजनेस स्टडीज आती है उसमें, है ना, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है मेनली। देखिए राम, ऐसा है ना, ये जो एमकॉम लिखा हुआ है ना, हर यूनिवर्सिटी में ना उसी पर्टिकुलर कोर्स में 2 सब्जेक्ट कम होगा, 2 सब्जेक्ट ज़्यादा होगा। अच्छा। तो तुम सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन मत जाओ। मास्टर्स में कभी तुमसे सब्जेक्ट वाइज स्पेसिफिकेशन नहीं पूछेगा। जब पूछना होगा तो ग्रेजुएशन का ही पूछेगा। अच्छा, बस मेरे पास एमकॉम है, इट मींस मैं कॉमर्स से एलिजिबल हूँ बस अगर बस मेरे एमकॉम को रेलेवेंट एमकॉम ही वर्क के पकड़ो, लिए। एमकॉम के अंदर क्या पढ़े वो छोड़ दो। अच्छा। हाँ, अगर ये मैं सुनता कब, जब आप ग्रेजुएशन का बोलते। जैसे मान लो कोई बच्चा बीकॉम का होता और वो बोलता कि सर हम 2 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पढ़े, तो मैं बोलता कि हाँ तुम बीएड इकोनॉमिक्स से फॉर्म फिल कर सकते हो। हाँ जी। उसको हाँ मैं जी। बोलता ये पीजी वाले पर ऐसी बातें मत करिए। आप ग्रेजुएशन के बेसिस पर पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए, पीजी में लागू नहीं होगा। क्योंकि अब है क्या ना, देखो एक चीज़ और समझो राम, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना आप, हर यस सर। यूनिवर्सिटी में उसी पर्टिकुलर डिग्री में 2 सब्जेक्ट कम रहेगा, 2 सब्जेक्ट ज़्यादा रहता है। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। हाँ सर, ये तो है। ठीक है, हर जगह। इनफैक्ट आप ऐसे सोच लो, यही बीएड का कोर्स है, आईपी वाले सेमेस्टर बेस्ड करवाते हैं, डीयू वाले ईयरली बेस्ड करवाते हैं। हाँ जी। आईपी हाँ वाले जी। उसी को हाँ जी, डिग्री वो तो देने के लिए मैं साल में 2 बार एग्जाम लेते हैं, डीयू वाले साल में 1 बार एग्जाम लेते हैं। डिग्री की वैल्यू दोनों की सेम है। एग्री एग्री एग्री। ठीक है। हम्म। तो इसमें आप समझिए कि ये आप ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के आप ये क्या कर रहे हो ना, कि आप अपने आप को एलिजिबल कराने के लिए आप सब्जेक्ट का लिस्ट खोल लिए हो कि उसमें से ये वाला है तो इकोनॉमिक्स वाला है तो हमको एलिजिबल कर दो। ठीक है। और देखो राम, एक चीज़ और है, ये जो बात है ये यस सर। यहाँ हमसे कर पा रहे हो किसी भी, ये आप पूछ भी क्यों रहे हो, ये पूछ आप इसलिए रहे हो क्योंकि कल को कोई सरकारी फॉर्म में आप अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है। हाँ हाँ, हाँ, वही। प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं आएगा उससे। जब सरकारी फॉर्म में आप अप्लाई करना चाहते हो तो बस ऐसे समझ लीजिए, सरकारी संस्था में कोई ऐसे वहाँ बॉस नहीं बैठा रहता है कि जिसके सामने गए वो थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तुमको सुना, नहीं अच्छा नहीं, भैया फीवर है वो कल चीज, बताइएगा। रूल्स तो आर सेम फॉर एवरीवन वेदर यू आर नोन और अननोन, ये वाली बात हाँ, है। तो उनका इसलिए पेपर पर मुझे जो है वही मैटर करेगा। यस सर, इसलिए मुझे क्लेरिफिकेशन चाहिए क्योंकि इस डिसीजन के बेस पे मैं आगे अपने 2 साल इन्वेस्ट करूंगा, एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा, रिसोर्सेज इन्वेस्ट करूंगा। तो बहुत जरूरी है इस राइट टाइम पे क्लियर होना। हाँ, और राम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, जो बात मैंने कहा उसको एक बार और क्रॉस चेक करो। ठीक है, अपने लेवल पर आप क्रॉस चेक करते रहिए। इसको कैसे क्रॉस चेक करोगे, लेट से जहां पर भी तुम जॉब करना चाहते हो, ठीक है, यस सर। जैसे मान लो DSSB में पीजीटी का टीचर बनना चाहते हो, ठीक है, केवीएस में बनना चाहते हो, कोई भी और संस्था ले लो, एनवीएस ले लो, केवीएस, DSSB, जहाँ जहाँ पीजीटी का वो होता हो, या फिर यूपी में जो आता है, या फिर बिहार में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का आता है, कहीं का भी आप ले लो। ठीक है, आप क्या हाँ जी। करो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कॉलम जाके पढ़ो। सर मैंने बहुत रिसर्च की इन सब चीज़ के रिगार्डिंग, DSSB के रिगार्डिंग तो मैं एलिजिबल हूँ और मैंने बहुत रिसर्च बैकग्राउंड में बहुत पहले कर चुका है मैं, बट स्टिल ये कंफ्यूजन थी, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। एंड आई एम रियली लकी टू हैव यू सर, सीरियसली। प्लेजर राम। देखिए एग्जैक्टली मैंने वो कहा ना, कुछ इंस्टीट्यूट अलाउ कर देंगे, बाकी का नहीं करेंगे, तो आपको कंफ्यूजन बरकरार रहे इसीलिए। हाँ, ये आपने पहले भी बोला हुआ है कि आप हर जगह एलिजिबल नहीं होगा, कोई भी हर जगह एलिजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। ये चीज़ मुझे।
हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसको और एक चीज़ और बताया जाए तो पीजी वाले में ना सब्जेक्ट का ब्यौरा कभी नहीं पूछता है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी सर, ये आपने बहुत हाँ, बहुत दूर किया, मैं पीजी में बहुत कभी नहीं रिलीफ पूछता, फील कर जब रहा हूँ। पूछेगा ग्रेजुएशन में पूछेगा। जितने लोग बैठे हैं इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कभी दिक्कत होगा ना, तो देखो कि सबका ग्रेजुएशन का ही कॉम्बिनेशन पे चर्चा करने का बात होगा, पीजी में नहीं। पीजी में तो सीधे क्लियर है कौन से सब्जेक्ट से पीजी कर रहे हो। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, हम्म। इकोनॉमिक्स का तभी तो एक अलग से क्राइटेरिया बता दिया कि अगर आपके पास इकोनॉमिक्स एमकॉम मास्टर्स अगर इकोनॉमिक्स में है तभी आप एलिजिबल हो, हाँ अदरवाइज़ हाँ किसी भी हाँ, केस में नहीं, नहीं सिंपल। किसी भी केस में नहीं, मतलब 99% केसेस में नहीं। हाँ, 99 केस मतलब हाँ, कॉमर्स उसको सेग्रीगेट कर दिया है, ये वाली चीज़। सेग्रीगेट कर दिया है, और यही तो रीज़न है ना, इसीलिए अलग अलग देखो। अब तुम ऐसा तुम एडवर्टाइजमेंट देखोगे, एक ही जगह तुमको दो एडवर्टाइजमेंट दिख जाएगा, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी कॉमर्स। अगर अलग अलग नहीं होता तो फिर एक ही में ले लेते हैं, अलग अलग क्यों कर रहे हैं हुँ, फिर। इसीलिए तो उन्होंने अलग-अलग वो बता ही दिया है कि इसकी डिग्री ये है, इसकी डिग्री ये है, ये सिंपल है। है। हाँ जी सर, ठीक है, तो अब आप हाँ जी। सब्जेक्ट्स को वो मत मर्ज करिए, ठीक है राम, एनीथिंग एल्स। नथिंग सर, नथिंग नथिंग, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। ओके, थैंक यू देन सो कमिंग टू मच। सना क्रिएशन, जी बताइए क्या क्रिएट किया जाए। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी सना बताइए, वेरी गुड इवनिंग। सर एक डाउट था मेरा, आप क्लियर कर दीजिए कि ना मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और सेकंड ईयर में हूँ, तो अच्छा, मैं CUET का एग्ज़ाम दे सकती हूँ देखिए बीएड के अगर लिए? आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए देना चाहती हैं तो बिल्कुल दे सकती हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय लिख दीजिएगा क्वालिफाइंग ईयर में है, और पेपर दे के ऐसे ही देख लीजिए लेवल वोवल क्या है। ठीक है, लेकिन आप अच्छा, एलिजिबल नहीं है देने के लिए, देना चाहें तो दे सकती हैं। तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद ही एलिजिबल होंगी? यस यस यस, ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में रहेंगी तब एलिजिबल होंगे। अभी आपने बोला सेकेंड ईयर में है, हाँ, सेकंड ईयर में हूँ। तो डिग्री आपकी कब कंप्लीट हो रही है, 2025 में? यस सर। हाँ, तो 2025 में कंप्लीट हो रही है, तो पेपर देना चाहो तो दे सकती हो, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए कि कहाँ पर खड़े हैं। सिंस मान लो इस सभा में आई गई हो, तो थोड़ा सा कुछ ज्ञान ले लेते हैं कि हाँ, पेपर दे के लेवल वोवल चेक कर सकती हो, तुमको एग्जाम के बारे में समझ में आ जाएगा, क्या पूछ रहे हैं सब समझ में आ जाएगा। और जब एलिजिबल हो जाओगी तो क्वालिफाई कर लेना फिर अच्छे से। यस सर, यही डाउट था। ठीक है, हाँ, ओके ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू कोमल। कोमल, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग कोमल, जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था, अगर जैसे हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं हम्म। तो क्या हम सपोर्ट मटेरियल से पढ़ सकते हैं? क्या एनसीईआरटी से आप पढ़ रही हैं तो? सपोर्ट मटेरियल से हेल्प ले सकते हैं हम? कहाँ से हेल्प ले सकती हैं? सपोर्ट मटेरियल। अच्छा, सपोर्ट मटेरियल से। ओके। वो सपोर्ट मटेरियल क्या होता है भाई? इसमें सर की पॉइंट्स लिखे रहते हैं चैप्टर्स के। नहीं, कौन सा सपोर्ट मटेरियल के रिगार्डिंग बात कर रही हैं? सोशल साइंस, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉल साइंस हो गया, इन सब के लिए। ठीक है, आप कह रही हैं कि मैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी आप कह रही हैं कि मैंने पढ़ लिया है, राइट? नो सर, मैंने पढ़ा नहीं है, पर हम्म। उसमें जो की पॉइंट्स दे रखे होते हैं कि जैसे चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, ठीक है, हाँ वो सब सपोर्ट मटेरियल के अंदर। हाँ, की पॉइंट्स, ठीक है, हाँ तो सर उससे हेल्प ले सकते, उससे पढ़ सकते हैं मतलब। तो की पॉइंट्स में पढ़ने के लिए है ही क्या? वो तो ऐसे सुबह में ब्रश से कुल्ला करते हुए पढ़ लूँ की पॉइंट्स में क्या दे रखा है, उससे मेरा सिलेक्शन कैसे होगा भाई? कि मैंने एनसीईआरटी की किताब उठाई, वो भी किताब भी नहीं पढ़ा, उसमें पीछे खोला देखा 4 की पॉइंट दे रखे हैं, वो तो ब्रश ऐसे ऐसे करते करते मैं पढ़ लूँगा की पॉइंट्स क्या दे रखे हैं हिस्ट्री में। डू यू सीरियसली थिंक उससे सिलेक्शन होगा? आप कैसे पूछ रहे हो भाई ये चीज़? एनसीईआरटी की कोई बुक है आपके पास, मान लो पूरा किताब कंप्लीट हो गया और अंत में क्या है, की पॉइंट्स, उसको मैं किस हिसाब से पढ़ूँ कि मेरे एग्जाम में मदद मिले? आप स्वयं सोचिए आप क्या पूछ रही हैं। जी कोमल, तो सर फिर बुक से ही पढ़ना पड़ेगा? यार सिर्फ की पॉइंट पढ़ के आप कैसे सिलेक्शन, ये इतने सारे लोग बेवकूफ थोड़ी ना बैच वैच में बैठ के सुबह शाम घिस रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप खुद सोचिए ना, इतने लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 3 महीने तक लगातार घिस रहे हैं, 2 महीने तक लगातार घिस रहे हैं, महीने भर रोज 3-3 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं सिर्फ की पॉइंट समझने के लिए। अरे की पॉइंट से पढ़ के तो केवल सेमेस्टर एग्जाम की भी गारंटी नहीं होती है। ठीक है कोमल,
ठीक है, Okay, ओके। कुछ और डाउट कोमल आपको? No, sir. अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू। देन आई विल कम टू निखा। हेलो सर। हेलो गुड निखा, हाउ इवनिंग आर सर। यू? गुड इवनिंग। कैसी निखा आप? फाइन सर, आप बताइए। आई एम मैं गुड। ठीक हूँ, आप बताइए सर। कैसा चल रहा है निखा आपका काम नाम? ठीक चल रहा है सर। जी निखा, तो बताइए कैसे आना हुआ? सर मेरे डाउट था आपसे। हम्म। सर जैसे सीयूटी का रजिस्ट्रेशन आउट हो गया है, तो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट तो बना हुआ है, लेकिन मेरा एनसीएल अभी बना नहीं था, अप्लाई किया है। तो एनसीएल मतलब अभी देना होता है या नहीं, एग्जाम अभी के बाद ओबीसी के बेसिस मतलब? पर फिल करिए, वो जब एडमिशन होगा तब मांगेंगे सब। अच्छा, एनसीएल के भी मतलब रजिस्ट्रेशन के समय नीड तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इस समय जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपका एडमिशन होगा तब वो लोग मांगेंगे, अभी से चिंता ना करिए उसकी आप। ठीक है, अप्लाई करने के लिए अप्लाई जरूर से कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके थैंक यू निखा, सर, ये बहुत सारी शुभकामनाएं। ओके, देन आई कम टू प्रगति। हेलो सर। हेलो प्रगति जी, बताइए। हाँ, सर मैं इसी साल इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट हुई हूँ एंड क्योंकि मेरी फैमिली में हिस्ट्री है लाइक बीएचयू का, तो आई हैव टू गो टू बीएचयू, दैट्स फाइनल। एंड मेरे घर में हर कोई टीचर है, तो मैं बचपन से एक ये एम क्लियर था दैट आई हैव टू बिकम अ टीचर, एंड मैं खुद भी टीचर बनना चाहती हूँ। बट मेरे यहाँ के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसका कोड है O3, एंड क्योंकि मेरा फैमिली हिस्ट्री रहा है बीएचयू का, तो मेरे को बीएचयू भी जाना है, तो उसका कोड मेरे को देना होगा O4। तो मैं दोनों को मैं भरूंगी ना फॉर्म, नहीं तो मैं ओ दोनों का थ्री एक आप दिन किस भर लिए, सकती हूँ। 03 आप किस लिए भरना चाह रही हैं? यहाँ की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है झारखंड की, यहाँ ये लोग सिर्फ O3 पे लेते हैं। जी जी, ठीक है, दोनों भरेंगे। यस यस, देखो एग्जैक्टली यही एग्जांपल मैं शुरुआत में दे रहा था कि अगर झारखंड में एडमिशन लेना होगा तो केवल 03 पर ही ले रहा है, लेकिन जब बीएचयू में तुम्हें लेना होगा तो तुम अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखोगी, तो लेट से तुम 04 इसलिए चूज कर रही होगी क्योंकि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट सोशल साइंस का होगा। यस, जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स अभी बोला। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट। हाँ, तो आप 04 सेलेक्ट करोगे ऑफकोर्स। तो सर दोनों का एग्जाम एक दिन तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ओके सर, तो मुझे यही क्वेरी था कि ठीक लाइक है, मैं नॉट एट दोनों ऑल, फॉर्म भर उसको लेके सकती एकदम हूँ ना? निश्चिंत रहिए। और देखिए क्लास, देखिए परफेक्ट एग्जांपल इन्होंने कहा कि हमारा बीएचयू में फैमिली के इनके लोग काम करते होंगे, जो कुछ भी हो, कि बीएचयू से कनेक्टेड, इनको बीएचयू में लेना है, शी डजंट वांट टू गो टू लाइक डीयू। तो अब दोनों बच्चा जब सेम पेपर देगा, मान लो इन्होंने 04 का दिया, अब ये मान लो इनका आ गया रैंक 1, ठीक है, और किसी का आ गया रैंक 2। अब रैंक वाला क्या है, हमको ड्यू नहीं चाहिए, हम बीएचयू जा रहे हैं, मेरे घर के बगल में है, तो रैंक 2 वाले का पहले हो जाएगा। तो ये मेरिट में ये सब सफलिंग भी चलता रहता है, सेम कोर्स से एडमिशन होगा। थोड़ा सा मतलब अपना लॉजिक यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या कह रहा हूँ मैं। यस, एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट? यस सक्षम। नमस्ते सर। नमस्कार सक्षम जी, बताइए। सर मेरे को एक डाउट ये था कि हमारा जैसे लैंग्वेज का एग्जाम आने वाला है, उसमें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, तो अभी ने नोटिफिकेशन पड़ा है, उसमें जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं है, मतलब, लेकिन जैसे कि डाउट ये हो रहा है कि जैसे आपने पिछले बार जैसे वीडियो बनाई थी ना 4-5 महीने पहले, तो आपने उसमें पार्ट बी में टीचिंग एप्टीट्यूड पर रखा हुआ था, तो वही डाउट थोड़ा सा आ रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं देखो, तैयारी करें, हमने टीचिंग तो पढ़ा है। एप्टीट्यूड के लिए विशेष रूप से आपको कुछ बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ कि अकेले तो केवल आप ड्यू का एग्जाम दे नहीं रहोगे, कुछ और 1-2 एग्जाम आप दोगे ही, तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ नहीं तो वहाँ काम आ जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है क्या कि टीचिंग एप्टीट्यूड में जो बातें दी हुई हैं शिक्षा शास्त्र के रिगार्डिंग, या कह लो शिक्षण अभिरुचि के रिगार्डिंग जो बातें दी हुई हैं, वो तो आपसे भाषा के नाम पर कभी भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। ठीक है, कि भाई संस्कृत में वही बात लिखा हो, अब तुम आंसर करो, या हिंदी में वही बात लिखा हो, तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड कोई इतना बहुत कठिन है कि आप लोग नहीं कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए सभी लोगों को मैं कहूँगा, डेली बाइट्स पर नुपुर मैम का एक प्लेलिस्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षा अभिरुचि करके, वहाँ जितने वीडियोस दे रखे हैं, टोटल 30 वीडियो का सीरीज़ है, 4 से 5 बार देख जाइए, सो दैट वीडियोस आपको रट जाए। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। और ये सिर्फ डीयू और बीएचयू की बात नहीं है, कोई भी एग्जाम का कोड हो सकता है, 03 का कोड हो सकता है, कोई और पेपर का कोड हो सकता है, जहां पर वो आपको काम आ जाए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो ऐसा है कि किसी न तो किसी पेपर में काम आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि साइड के साइड उसको पढ़ के रखिए, उसमें कोई बुराई तो है नहीं। जी सर, थैंक यू, वही था बस, पढ़ना तो था ही, हमने पढ़। एक डाउट सर ये भी था कि जैसे कि मुझे स्पेशल एजुकेशन का भी ट्राई करना है डीयू से, तो 03 वैसे आपने बताया, हाँ 03, वो तो आपने जैसे पहले बता दिया कि बीएचयू तो लेगा 05 से ही, और बीएचयू बाकी 05 से ले- लेगा। हाँ,
हाँ, और वो लैंग स्पेशल का भी उसी से ले लेगा वो, लेकिन सिर्फ टीयू का एक अलग हो गया, मतलब अलग है। तो उसके लिए फिर ये मेरे को पूछना, जैसे पार्ट ए तो हटा दिया उसमें से 0A3 में से, तो हमारे उसमें से 0A3 में जो पार्ट ए था उसमें से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन ही था ना। तो अभी तो सिर्फ आई गेस हमारा जैसे 0-3 में आएगा तो SST, साइंस एंड मैथ तो एंड तुम्हें ऐसा रीजनिंग। क्यों लग रहा है कि वो बाकी के 75 में नहीं पूछ सकता, उसमें भी पूछ सकता है। एक पैसेज देके केवल 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, छोटा पैसेज दे देगा, एक हिंदी का पैसेज देके 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ भी हो सकता है। जी सर, थैंक यू ठीक सो है, मच। हाँ बस वो थोड़े से माइनर से डाउट थे। यस यस, ओके, थैंक यू सक्षम। देन कमिंग टू प्रगति, देन आलिया। यस प्रगति। जी प्रगति प्रिया। Sir, my query is solved. अच्छा ओके, देन आई विल कम टू आलिया। आलिया ओके, देन आई विल कम टू सर हमें ये पूछना था सर, हमें जैसे उसका उर्दू से करनी है बीएड, तो सर हम एसओएल से पढ़ रहे हैं, तो हमने 2 सब्जेक्ट, मतलब उसने सर ने बताया कि अगर तुमने 200 नंबर का पेपर दिया है ना उस सब्जेक्ट से तो बीएड कर सकते हो आप। तो सर हम एसओएल से कर रहे हैं हम बीए, तो 2 पेपर दिए तो उसमें 200 नंबर हो गए होंगे, हमारे पेपर में 75 नंबर लिखा आता है, वो 75 होता है या 100 होता है? आराम से, आपने बीए कर रखा है और आप ये कह रहे हो उर्दू पेडागोजी से फॉर्म फिल करना है आपको, राइट? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आपने उर्दू पढ़ रखी है ग्रेजुएशन में? बस 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं सिर्फ। कितने कितने मार्क्स के? सर पेपर पे तो 75 लिखा आता है जब हम पेपर करने आते और हैं। उसका प्रैक्टिकल वगैरह मिला के? सर डीयू में एसओएल में प्रैक्टिकल ही नहीं होता, अब तो केवल 75 नंबर का ही है उर्दू? हाँ, और उस टाइम मैं जब पेपर दिया था उस पर 75 लिखा था। अच्छा 75 लिखा था। और जो दूसरा पेपर दिया आपने उर्दू का, वो कितने का नंबर था? वो भी मिल गया था 75। उसके बाद उर्दू नहीं पढ़ी, 2 ही बार आपने पढ़ा है केवल 75 नंबर का? मिली नहीं, और बाकी हमें नहीं मिला, एक अलग चीज़ है, आपने पढ़ा 75 का ही, राइट? हाँ हाँ, तो डीयू में ना नॉट एलिजिबल है, क्योंकि वहाँ मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा हुआ होना चाहिए। अच्छा ये टोटल मिला के 150 ही आ रहा है आपका। ठीक है सर, ये और इन जो भी आपके बैकग्राउंड में है, जिनको एडमिशन लेना है एग्जैक्टली, आपको तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं लेना है, तो ठीक है, तो जो जामिया का है, जामिया के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल करोगे उसको सभी सेमेस्टर्स या ईयर्स में ऑल द वे थ्रू आउट पढ़ा हुआ वो होना चाहिए। अच्छा, सभी ईयर या सेमेस्टर में ऑल द वे थ्रू आउट पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझना है, सिंपल सा डेली बाइट्स पे जाइए, JMI बीएड का एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप चेक करिए, वहाँ एक 20 मिनट का पूरा वीडियो का मैंने ढंग से एलिजिबिलिटी को समझा रखा है कि क्या कैसे है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो। देखिए जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जामिया का। ये पुराना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें कुछ चेंज हुआ है, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि ये ज़रूरी है कि कोई सा भी जो सब्जेक्ट है, ये जो भी जामिया में मेन स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट होगा, लेट से उर्दू, तो ज़रूरी है कि सभी सेमेस्टर या ईयर में आपने पढ़ रखा हो, और नहीं सभी सेमेस्टर या ईयर में तो एटलीस्ट 2 साल तो पढ़ा ही हो। तो लेट से उर्दू लैंग्वेज ग्रुप का है तो ये ज़रूरी है कि सभी सेमेस्टर या ईयर में आपने पढ़ रखा हो। पॉइंट नंबर 3 देखिए। यस सर, कि ऑल ईयर और सेमेस्टर में पढ़ा हुआ होना ज़रूरी होता है जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। तो जामिया में एलिजिबिलिटी तो डीयू से भी ज़्यादा थोड़ा क्लिष्ट है। यस सर। ठीक है, तो अगर आप जामिया को टारगेट बना रहे हो तो बाकी का मुझे लगता है कि आईपी वगैरह में फिल कर सकते हैं आप, नॉट फ्रॉम उर्दू पेडागोजी। ठीक है, उर्दू आपको देखना होगा, और डीयू में तो नहीं एलिजिबल है, 200 नंबर मिनिमम पढ़ा होना चाहिए, किसी भी केस में वो एनरोल नहीं करेंगे डीयू वाले। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोई और डाउट आपको? नो सर। ओके, थैंक यू। देन कमिंग टू तबस्सुम। हेलो सर। हेलो तबस्सुम जी, बताइए। सर मेरे जामिया से रिलेटेड डाउट है। बताइए। इसका एग्जाम सीयूईटी लेगी या जामिया खुद लेगा बीएड का? एज ऑफ नाउ तो यही लग रहा है कि जामिया खुद से लेगा, एज ऑफ नाउ यही लग रहा है। ओके सर। और सर सेकंड डाउट ये है सिलेबस से रिलेटेड डीयू का।
सर बताइए। 75 नंबर का है डोमेन, तो क्या सिर्फ जैसे कि सोशल साइंस पॉलिटिकल साइंस लेती हूँ मैं, तो 75 नंबर से पॉलिटिकल साइंस से पूछेंगे नहीं नहीं कि और भी नहीं कुछ नहीं नहीं आएगा? नहीं, सब कुछ सोशल साइंस में सब कुछ आएगा। पॉलिटिकल साइंस आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, जियोग्राफी आएगा, सब कुछ आएगा सोशल साइंस में। अगर पॉलिटिकल साइंस लेते हैं डोमेन तो हाँ मैं समझ गया, पेडागोजी। समझ गया मैं, ठीक है, सब आएगा। अगर लैंग्वेज का पेपर हो तो तीनों आएंगे, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। जी, कोई ओके escape सर, रूट नहीं है थैंक यू। आपके पास, ठीक है। यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? सर एक डाउट था यस मेरा निखा। आपसे। हम्म। सर जैसे मान के चलो पैडागोजी के अकॉर्डिंग जो पेपर होते थे उसमें 25 क्वेश्चन पार्ट ए में थे, तो क्या वो इस साल रहेंगे पेपर में? नहीं 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 रहेंगे, पार्ट ए के आया ना नया नोटिफिकेशन आया, नहीं रहेंगे, ठीक है। नहीं रहेंगे, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे इस पर डोमेन से? 75 क्वेश्चन आएंगे और 2 आवर की जगह पेपर 1 आवर 45 मिनट का होगा। ठीक है मैम, मतलब ठीक, टोटल 75 के क्वेश्चन आएंगे पेपर यस में, यस, टोटल राइट 75 सर? क्वेश्चन ही रहेंगे, यस 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 यस, राइट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक है, यस चारुल, थैंक यू। यस। सर जी चारुल बताइए। करंट अफेयर्स आएंगे? देखो यार, करंट अफेयर इनका सर पार्ट ऑफ वो सिलेबस नहीं है। हाँ मैं बोलता रहा हूँ, पार्ट ऑफ इनका वो नहीं है, करिकुलम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ के जाना चाहिए। यही तो रीज़न है ना कि डेली वाइट से परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्स में जो करंट अफेयर था उसको सबके लिए फ्री कर दिया गया है। वो आने वाले समय में ऐप में दिखेगा एग्जाम के समय, लेकिन उसको एज सच अभी से लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चारुल खास करके आपको ज़्यादा नहीं परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि तो आपके पास सर ऑलरेडी कई और प्रॉब्लम्स हैं सॉल्व करने के लिए अभी, ठीक है। यस सर। जी, जो अभी क्लास में पढ़ाया है पहले उतना पढ़ लीजिए। सर मतलब सिलेबस से ही डाउट था, पार्ट नहीं, पार्ट एक दो ए नहीं क्वेश्चन आ होगा जाएगा तो करंट देखो अफेयर्स यार, और सुनो एक इकोनॉमिक्स सेकंड और एक सेकंड पॉल एक सेकंड साइंस? सुनिए एक सेकंड, 2-3 क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फिर आपके पास कंप्लेन करने की जगह नहीं रहेगी, तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए, ठीक है। अब कोई बच्चा कहे कि सर टीचिंग एप्टीट्यूड तो नहीं आया, भाई थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ के रखो, 2-3 क्वेश्चन आ जाता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, हेलो, गुड इवनिंग सर। ठीक है। यस राम, मतलब आप कुछ कह रहे थे? हाँ यस राम, आप कुछ कह रहे थे? हाँ यस सर। सर जैसे मैंने आपको बोला वो इकोनॉमिक्स वाली बात हुई थी हमारी, आई होप आपको याद है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं। जैसे अभी आपने जो बोला हमने कि बात मैं किया है। इकोनॉमिक्स से एलिजिबल नहीं हूं क्योंकि मैंने एमकॉम की हुई है, तो अब बीकॉम बीएड के लिए एटलीस्ट आपको 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने ही होते हैं, है ना? नहीं, किसने बोला? जैसे कि 3 सब्जेक्ट होते हैं ना कॉमर्स में, बेसिकली बिजनेस, अकाउंट्स और इको। तो मेरा बिजनेस प्रिपेयर था और इको भी प्रिपेयर था। अब मैं इको से एलिजिबल नहीं हूँ, तो मुझे बिजनेस और अकाउंट्स दोनों प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि बीएड में 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए होते हैं। ये कहाँ पढ़ा आपने, 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए होता है? सर वो पेडागोजी में बोलते नहीं है कि एक तो मेन मेन और वो दूसरा सेकेंडरी चाहिए होता है। नहीं, सेकेंडरी नहीं चाहिए होता है। जो बच्चा इकोनॉमिक्स का है वो ऑलरेडी सोशल साइंस का बच्चा है, जो बच्चा हिस्ट्री का है वो ऑलरेडी सोशल साइंस का बच्चा है, जो जियोग्राफी का ऑलरेडी सोशल साइंस का बच्चा है, वो तो कहने की बात है, अदरवाइज तो सिंपली अंडरस्टूड है। अब कोई कहे सर हम इंग्लिश के हैं, तो इंग्लिश के क्या हो, लैंग्वेज के स्टूडेंट तो हो ही। आप तो ऐसे तो बोल रहे मैं हैं जैसे कि पीछे लैंग्वेज कोई एक पीछे अलग सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश कोई अलग सब्जेक्ट हो गया। A student who is नहीं। a student who is pursuing Hindi in itself is a student of language. फाइन फाइन, बट द थिंग इज कि मेरे को फ्यूचर में जब टीचर बनना है तो तो मैं किसी भी एक सब्जेक्ट का टीचर बनूंगा। बिजनेस का मैं सफिशिएंट है अगर मेरे पास मेरा बिजनेस प्रिपेयर है तो अच्छे से। यार पहले तुम बीएड कर लो भाई। सर प्लीज, बहुत बड़ा डिसीजन है, 2 नहीं, साल बहुत इन्वेस्ट बड़ा होंगे डिसीजन नहीं प्लीज। है। सर 2 साल की बात नहीं हाँ है, ठीक है, एनर्जी तो रिसोर्सेज आप इस जो पे होंगे दिमाग क्यों तो। लगा रहे हो? देखो सुनो, पहली चीज़ तो ये है कि बीएड में आप किसी भी सब्जेक्ट से आप बीएड कर रहे हो, कभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी भी जॉब में कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप बीएड किस सब्जेक्ट से हो। हाँ वो तो क्लियर है। हाँ मुझे तो फ्यूचर में एक टीचर सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जब आपको ये सर बात क्लियर है तो आपका अभी क्या काम होना चाहिए? बस बीएड का फॉर्म फिल करना, जिस भी बीएड से सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो। अगर आपने एमकॉम कर रखा है, दैट सिंपली मीन्स कि आप CUET बीएड में COQP 03 वाला सेलेक्ट करोगे एज फार एज DU बीएड कंसर्न है, क्योंकि कॉमर्स के लिए यस COQP 03 सेलेक्ट करना है। हाँ तो सेलेक्ट करके पेपर दो, खत्म बात।
आप पता नहीं, आपको इतना सिंपल वे में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, पर मुझे इतना सिंपल लग नहीं रहा सर, अरे सीरियसली। मान लो कोई चूज ही बस कर ले कि जिंदगी में हमको परेशान ही रहना है, तो उसको हम सॉर्ट आउट थोड़ी ना करा सकते हैं। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है, मैं मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, इसलिए मैं आपके अरे पास आया हूँ ना सॉल्यूशन दे सर। दिया भाई, अब कहाँ सॉल्यूशन बचा? आप क्या कह रहे हो कि सर टीचर, हम कह रहे हैं कि बीएड में तुम्हारा, देखो एक सेकंड सुनो, ग्रेजुएशन और पीजी आप कर चुके हो, यस सर। तो क्या उसको पास्ट में जाके बदल सकते हो? नहीं, अगर फ्यूचर में कोई डिसीजन एक चेंज करना है सेकंड, तो मैं एक कर सेकंड, सकता अरे फिर वही बात, जितना प्रश्न पूछा जाए उतना बताइए। हाँ, तो पास्ट में आप जाके उसको कुछ बदल सकते हो? हूँ। नो वे। नो वे, वो तो हो चुका है। यस सर। अब जो ऑलरेडी हो चुका है उसी के बेसिस पर बीएड में एडमिशन लेना है हमको, ठीक है। राइट? यस सर। तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? ये हो चुका है कि मैं बीकॉम किया हूँ और एमकॉम किया हूँ, तो बीकॉम और एमकॉम के बेसिस पर अगर मुझे डीयू में फॉर्म फिल करना होगा तो मुझे COQP 03 वाला पेपर देना है, स्पष्ट है? यस सर। यस सर। अब मैंने पेपर दे दिया, मैं क्वालिफाई कर गया, मेरे को कॉमर्स पेडागोजी मिल गया, मेरा डीयू में एडमिशन हो गया, यस सर। ठीक है। अब मैं बीएड परस्यू कर रहा हूँ, तो ये मैटर ही नहीं करता है कि बीएड में कौन से सब्जेक्ट से बीएड कर रहे हो। कहीं भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया करो, हमेशा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या तो आपका ग्रेजुएशन का बोलेगा या तो पीजी का बोलेगा, बीएड का नहीं बोलेगा। तो ग्रेजुएशन और पीजी तुम्हारा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें तुम कुछ बदल नहीं सकते हो, तो उसकी कॉम्बिनेशन की लड़ाई छोड़ दो। अभी तुम्हारे आगे बीएड करना है, जो कि तुम्हारा कॉमर्स से तुम एलिजिबल हो, बाकी का बीएड में कोई भी सब्जेक्ट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता एलिजिबिलिटी में, सिर्फ बीएड लिखा होता है। ठीक है सर, मैंने ये 2 सब्जेक्ट का मैं ना बीएड में नहीं बोला था, मैं बाद में टीचर बनने के टाइम में बाद में बात कर रहा था। उस टाइम आपके पास 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर होने चाहिए थे ना, मैं उस हाँ, टाइम की उस बात कर समय रहा हूँ। होना चाहिए, लेकिन उस समय ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से स्कूल का या किस टाइप के संस्था का, कि कौन से आयोग का फॉर्म फिल कर रहे हो आप, क्योंकि सेम बच्चे के लिए केवीएस में अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, DSSS में अलग है। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, मुझे मतलब 2 सब्जेक्ट का प्रिपेयर करके रखना ही चाहिए फॉर द नहीं सेफ अगर नहीं रख पाओगे तो क्या करोगे? हाँ, इस यही तो क्लैरिफिकेशन चाहिए सर। अब आप खुद ही उस ट्रैक पे हाँ अब हाँ अब बिल्कुल, आप हम आ यही गए। कह रहे हैं, नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? तो भी जो करना हो तो करोगे ही, हाँ सर, ये तो है, तो फिर बिजनेस करो, मेरा प्रॉपर प्रिपेयर है तो फिर विद करो। नोट्स एंड सब कुछ। अरे यार देखो, किसी भी समस्या को लेकर तभी परेशान होना चाहिए जब उसमें आप जेन्युइनली कुछ कर सकते हो। तो कुछ कर सकते हो तो परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ कर लो। कुछ नहीं कर सकते हो तो भी परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हो उसमें। बहुत हाँ, ठीक है सर, तो मैं और क्या था, बिजनेस स्टेट ओके ऑफ माइंड को में ठंडा करवा रखो। लूँ। भाई बीएड तुमको करना ही है, वो तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, कॉमर्स पेडागोजी से ऑलरेडी एलिजिबल हो, तो अब फॉर्म फिल करो। अब जब भविष्य में जो कॉम्बिनेशन वाली बात आप कह रहे हो, वो तो डिपेंड करेगा किस तरह का आयोग है। ठीक है सर, ठीक है, मतलब मैं डिसीजन ले रहा हूँ और मैं देखी जाएगी नहीं, कुछ बाद आप में जो बहुत बड़ा होगी। डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बीकॉम एमकॉम है, कॉमर्स पेडागोजी से बीएड करने का डिसीजन ले रहे हैं, जो कि बहुत ही मामूली सा डिसीजन है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अपने आप को अप्रिशिएट उस चीज़ थैंक के यू लिए सो करिए मच जेन्युइनली जहाँ पर कुछ रिस्क भरा डिसीजन आपने लिया हो और भविष्य में उसका कुछ जो है पॉजिटिव नेगेटिव सर। इम्पैक्ट आ रहा हो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, अब बीकॉम मैं एमकॉम आपको की है। मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि आप ना नहीं समझ रहे हमारी प्रॉब्लम, पता नहीं क्यों, लेकिन सीरियसली आप अभी नहीं, हम प्रॉपर नहीं प्रॉब्लम समझ समझ गए रहे आपकी, मेरी स्पेशल। मैं प्रॉब्लम समझ गया आपकी, पता आप नहीं जो क्यों सर, इस- स्टिल सर इतना बस पेशेंस आपको नहीं ये लग प्लीज, रहा है कि सर सीरियसली। सॉल्यूशन आपने इतना सिंपल कैसे दे दिया, आप भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बताइए एकदम। ठीक है, आपको ये लग रहा है आपको। सर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसका सॉल्यूशन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा ही होगा, मुझे ऐसा लग रहा है नहीं अभी तो भी। बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो सिंपल ही होता है ना। हाँ सर, अभी तो लग रहा है, आपसे बात करके ऐसे ही लग रहा है। बड़े से बड़ा मैथ्स का स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हो, एक बार आपने इक्वेशन लिख लिया उसका, तो बस सॉल्व करके फिर एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, फिर तो सिंपल थोड़ी सी मैथमेटिक्स वैल्यू है। में आ जाता है ये तो, दैट्स व्हाई वी आर हियर सर। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, कोई भी मतलब नेचुरल है। मतलब देखो अब क्या है ना, आप स्टेट ऑफ माइंड में आपका एंग्जाइटी चल रहा है, फियर चल रहा है, तो कुछ भी बोलने पे लग रहा है अरे इतना सिंपल कैसे हो गया। हाँ सर, वही ना। हाँ, तो बस रिलैक्स रहिए, कोई इतना बहुत, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई विषय है कि जिसपे बहुत चिंता करें या बहुत चिंतन करें, दोनों आवश्यकता नहीं है उसमें। थैंक यू सो मच सर, बहुत दिन से ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था ये, मैं बहुत रिलीफ फील कर रहा हूँ, बहुत ठीक है रिलीफ। राम, बाकी कोई और इस पर दिक्कत रहेगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर दीजिएगा। अब मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहूंगा, ठीक है? जो भी लोग इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर रहे हैं, अब मैं एक्टिव रहूंगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है? एग्जाम्स आ रहे हैं तो ओके एक्टिव रहूंगा, सर, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके हाँ, सर, थैंक यू बहुत सो सारी मच। शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। यस, मानसी देन कुमकुम।
सर मुझे ये पूछना था कि सोशल साइंसेस का जैसे मैं दे रही हूँ 04 वाला एक कोड, सेकंड तो मैं 05 लैंग्वेज एक वाला भी दे सेकंड सकती हूँ? पहले ये बताओ क्लास क्यों नहीं आ रही हो? सर मेरा रात में लेट जगने से सर हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, हाँ डेली नहीं कर सकती। तो सुबह देर तक सो। नहीं सर, मुझे पीसीओडी है ना, तो सर मेरा अच्छा ओके हार्मोनल ओके इम्बैलेंस ओके और वर्स हो रहा है। ओके 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 पीसीओडी वाले में ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा तो आप रिकॉर्डिंग्स देख रही हैं? हाँ जी सर, तो मेरा अभी तो मेरे एग्जाम्स भी थे सर दूसरी मास्टर्स अच्छा के, तो अच्छा फिर ओके वो खत्म किए और ओके उसके ओके बाद पॉलिटी को रिवाइज कर रही हूँ थोड़ा। चलिए ठीक है। हाँ बताइए क्या कह रही हैं? सर 04 वाले 05 का भी दे सकते हैं क्या लैंग्वेज का, क्योंकि वो अगर मैंने एलिजिबल है तो इसमें ये दे लीजिए। हाँ वो मैंने सर 2 सेमेस्टर हिंदी पढ़ा है और 2 सेमेस्टर ही इंग्लिश पढ़ा है। तो दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है हाँ और सर मैंने एक लाइव में आपसे पूछा था कि राई भोपाल वाले ने बंद कर यस दिया बंद हो गया है। इसका रिलेटेड वाला सर, लेकिन फिर मैंने एक लड़का कोई वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, तो भोपाल की, उसने राई का होगा वहीं का, उससे मैंने पूछा था, उसने बोला कि साइट पे अपडेटेड नहीं है, लेकिन होता है कि बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया था और फिर बाद में फिर से कर दिया, लेकिन साइट पे अपडेट नहीं है। तो उनको कॉल किया, वो कॉल नहीं उठा रहे, प्रिंसिपल को मेल किया, वहाँ भी कोई रिप्लाई नहीं है। ठीक है, उस पर अगर कुछ ऐसा होगा तो हम लोग की साइड से अपडेट आ जाएगा, और जब तक ऑफिशियल नोटिस वगैरह एकदम रिटर्न में ना आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है अभी। ओके थैंक यू सर। ठीक है ओके देन वेलकम टू कुमकुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुमकुम जी, बताइए। सर हम ग्रेजुएशन में हमारा होम साइंस साइकोलॉजी है, और अब मैंने इग्नू से भी मैं एमए कर रही हूँ साइकोलॉजी से, तो सर मैं क्या एमए से डालूँ बीएड या फिर बीए बीएड डालूँ? बीए बीएड कैसे डालोगी? 4 साल करोगी? जी सर। बीए बीएड कैसे डालोगी? 4 साल करोगी? नहीं, मतलब मैंने बीए कर रखा, तो मैं बीए के बेसिस पे डालूँ या फिर एमए उससे का? कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिससे आप एलिजिबल हैं आप उससे डालिए। तो सर अभी एमए का मैंने जो डाला भी इग्नू से मतलब साइकोलॉजी से, तो क्या मैं उससे भर सकती हूँ? हाँ अगर फाइनल ईयर में तो बिल्कुल भर सकती हैं। नहीं अभी फर्स्ट ईयर है सर अभी। अरे तो कहाँ एलिजिबल हो? डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ना एटलीस्ट। जी सर। डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए ना। हाँ अभी तो कंप्लीट नहीं है सर। तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं खड़ा हो रहा है, पूछ भी क्यों रही हो? फिर अभी मानो ही मत कि पीजी की हो, अभी तो एडमिशन ली हो ना। हाँ तो पहले कंप्लीट हो जाने दो। वैसे मैंने एमए कर रखा है, पर एजुकेशन से किया, पर मैं डबल एमए अब कर रही हूँ साइकोलॉजी से। सब्जेक्ट सर हमारा ग्रेजुएशन में था, किसी ने मुझे एडवाइस दिया, वो मतलब केबीएस के टीचर थे, उन्होंने बोला कि तुम साइकोलॉजी से एमए कर लो, फिर किसी हॉस्पिटल में तुम्हारा बहुत अच्छे से काउंसलर की जगह पे हो जाएगा, तुम कर लो। नहीं, सिर्फ साइकोलॉजी में एमए करने से किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है। बकायदा उसका सर्टिफिकेशन बनता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और साइकोलॉजी का। ये ऐसे नहीं है कि कोई भी जाके शुरू कर सकता है। एमए इन साइकोलॉजी इज द बेसिक क्राइटेरिया। उसके बाद बकायदा उसका एग्जाम होता है, तब जाके आप सर्टिफाइड वो होंगी, और तब जाके आप वो कर सकती हैं। वो आप उस तरह का साइकोलॉजी वाली काउंसलिंग नहीं कर सकती हैं, ये अलाउड नहीं है। वो मेरा डीएसएसबी में इस बार निकला हुआ था, फिर मैंने किया नहीं, तब फिर मैंने इस बार सोच लिया कि मैं करूंगी, फिर अगली बार अप्लाई करूंगी। चलिए ठीक है, वो तो खैर आपकी श्रद्धा है, क्या करना नहीं करना। ठीक है चलिए ठीक है, तो दैट विल बी ऑल फॉर द सेशन टुडे। आप सभी लोगों को बहुत सारी हाँ ये सर मेरे को ये पूछना था, मैं डीयू से ना बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती हूँ सोशल साइंस का। तो आपने सिलेबस बता रखा है अपनी साइट पर, तो मैंने आपका सिलेबस देख लिया, नोट भी कर लिया। तो मुझे ये पूछना है कि क्या कहते हैं, जो आपने पॉइंट्स बता रखे हैं, सिर्फ वही पॉइंट पढ़ने से वो पूरा मतलब उसमें सिलेबस आ गया, उसके अलग से भी कुछ देखना पड़ना है? आप उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। ठीक है सर, बस यही क्वेरी थी। थैंक यू सर। हाँ और सुनिए, अगली बार कोशिश करिए कि जब टीचर बनने जा रही हैं तो कम से कम इस लायक रहें कि आप अपना प्रश्न स्वयं पूछ सकें, घर में से किसी और को ना आना पड़े, खास करके तब जब ऑनलाइन मोड में कौन सा मैं सामने खड़ा हूँ आपके। ठीक है तो ओके सर। हाँ, टीचर बनने के लिए बहुत बेसिक सा रिक्वायरमेंट है कि मतलब एटलीस्ट हम अपने प्रश्न तो स्वयं रख सकें, इस लायक तो रहें ही। क्योंकि क्लास में भाई 50 बच्चे बैठे होंगे, उनके प्रश्नों को सुलझाना होगा आपको। ठीक है, और वो इस बात का प्रश्न हो सकता है कि मैम वो मेरा चम्मच गिरा दिया है, मैम वो कह रहा है कि जा तेरा बॉयफ्रेंड ऐसे हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ही सब लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कैसे उनकी प्रॉब्लम सुलझाओगे जब तुमको खुद रिप्रेजेंटेटिव की आवश्यकता है? तो ठीक है चलिए खैर, थैंक यू। ठीक है
तो चलिए खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा। देखिए ये बात, ये कोट बहुत सिंपल सा नहीं है कि अ पर्सन इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर डिसीजन। पता है, ये सुन के लगता है लेकिन हम अपने जहन से उस बात को महसूस नहीं करते हैं। आप जो भी फैसला लोगे तब जाके उसका एक, जब जो भी फैसला आप अभी इस समय लोगे उसका टाइम के साथ आपको इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा। और वो इम्पैक्ट एक दिन का नहीं होगा। 90% लोग मेरे पास इसलिए आते हैं सलाह लेने कि वो सोचते हैं कि एक महीने बाद उनको कुछ महसूस होने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा मैं आप लोगों को अभी एग्जांपल दे रहा था थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था। मैं कह रहा कल लैंग्वेज की बैच में मैं ये बात बता रहा था स्टूडेंट्स को कि दिल्ली बाइट्स की जो ऑर्गेनाइजर है नुपुर मैम, ठीक है, तो नुपुर मैम इज़ वन ऑफ द परफेक्ट एग्जाम्पल। जो मैं ये सारी बात आप लोगों को कह रहा हूँ, इस बात को समझने के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ उसको लिए भी ना आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। क्या मेहनत करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम तक एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। जैसे कि नुपुर मैम ने मास्टर्स कर रखा है, और जब उन्होंने मास्टर्स में जस्ट एडमिशन लिया था ना, तो दिल्ली बाइट्स पर मेरे पास नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करने आई थी। जब उनका मास्टर्स कंप्लीट हुआ तो शी हैड नो प्लान ऑफ डूइंग बीएड फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से उनका कोई प्लान नहीं था। शाम को 5 बजे, आज भी मुझे याद है कि बीएचयू का फॉर्म फिल हो रहा था, शाम को 5 बजे लास्ट वो था। मैं अपने ऑफिस में बैठ रहा था और मेरे ऑफिस में लिखा हुआ था कि बीएचयू का ये कंटेंट कवर करना यूट्यूब के लिए। अचानक से मुझे लगा कि अरे नुपुर ने फॉर्म फिल किया है कि नहीं। मैंने फ़ोन उठाया, हमने कहा नुपुर तुमने बीएचयू का फॉर्म फिल किया क्या? नहीं सर, हमको नहीं करना। हमने क्या करना है कि नहीं करना ये सब नहीं पता, हमको आधे घंटे में फॉर्म भर के भेजो। और उन्होंने आधे घंटे में 45 मिनट में फॉर्म फिल करके भेज दिया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि सर हूँ, इसलिए कि भाई प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेटर हूँ और उनका एक टीचर भी रहा हूँ मास्टर्स में नेट जेआरएफ में। तो उन्होंने उस चीज़ को फॉर्म फिल कर लिया, ठीक है। तो जब एडमिशन हो गया तो भाई अब बीएचयू में डीयू में बहुत रगड़ते हैं सब, और स्पेशल एजुकेशन में तो और ज़्यादा रगड़ते हैं आपको। तो हमसे कहने लगी सर आप ही के कहने पे मैं एडमिशन लिए थे, बताइए सर मेरा सुबह शाम ये चल रहा है सर, हमको मेंटल रिटार्डेशन वाले स्कूल में भेजा गया, हम बच्चों को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा कितना दिन का ट्रेनिंग? हमने कहा 10 दिन। बस ये सोच लो कि आज 9वां दिन हो गया, 8वां दिन, 7वां दिन, उल्टा करके किसी तरह टैकल कर लो। बस जाते रहो, अटेंडेंस लगते रहे, लोगों को सुनते रहो, सीखते रहो, सिखाते रहो। और पता है मैंने क्यों भेजा था? मेरा सिर्फ ये इंटरेस्ट था कि जब दिल्ली बाइट्स जब भी बीएचयू को कवर करे तो हम लोग जो भी कोर्स या कंटेंट कवर करते हैं तो उसमें हमारी ही टीम के लोग हों जो उसको क्वालिफाइड हों, उसको कर रखा हो, ठीक है। जैसे अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को कवर करता हूं तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रखा है और सारा कुछ कर रखा है, तब मैं कवर करता हूं। ऐसा नहीं कि रैंडमली चले आए, कुछ भी पीपीटी बना रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। उस छन्नी में, उस सांचे से मुझे भी, जो उस छन्नी में मुझे भी छाना गया, तब मुझे उसका एग्जैक्ट आइडिया रहता है कैसे क्या चल रहा है। तो ऐसे ही सभी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर जितना भी कंटेंट दिल्ली बाइट्स पे कवर होता है, सब में कोई ना कोई हमारी टीम का होगा जो एकदम ग्रास रूट लेवल पर उसमें काम कर रहा होगा। तो सिर्फ इसलिए बोला था। फिर उन्होंने बीएड भी कर लिया। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, कभी आप गवर्नमेंट जॉब को लेकर प्लान बनाते हो तो यू डोंट नो कि क्या होगा। और लिटरली बता रहा हूँ ना, 2 साल बीच में ऐसा ऐसा दिन आया है कि बस उन्होंने रोया नहीं है, समझ लो उनकी रूम पार्टनर ही बता सकती हैं कि रोई हैं कि नहीं रोई हैं। लेकिन एक जो कंसिस्टेंट वे में था, बहुत नॉर्मल, बहुत एवरेज गर्ल, ठीक है, एक जो कंसिस्टेंट वे में था, भाई मेरे साइड से तो काम का प्रेशर रहता है, जो लोग टीम में काम करते हैं कि आप ये करिए, उस तरह का प्रेशर नहीं रहता। एक मिनिमम टारगेट रहता है, क्लास लेना है या कुछ करना है, और एकदम क्वालिटी लेवल पर काम होना चाहिए। मेरे को कंप्लेन नहीं चाहिए उस काम में, खास करके तब जब आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हों, तब तो कतई नहीं। वेबसाइट में दिक्कत हो सकता है, मॉक में दिक्कत हो सकता है, वो अकेले हम लोगों के सब के सुलझाने पर नहीं है। टेक्निकल टीम भी होती है, वहाँ भी दिक्कत हो सकता है। कई बार होता है यहाँ से सही चीज़ हम भेजेंगे, आगे जो अपलोड हुआ सही चीज़ नहीं अपलोड हुआ, वो सब दिक्कत हो सकता है। और अब देखो, इसी जुलाई में उनका कंप्लीट हुआ था स्पेशल एजुकेशन से, उनका गवर्नमेंट में बिहार वाले में हुआ था, निकला था, उनका हो गया, सी सेलेक्टेड। और उनको क्या फील हो रहा था कि सर हम दिल्ली बाइट्स, हमको काम करना है, सारा कुछ हमने यहाँ नरिश किया है, सीखा है, किया है, मुझे कैसे उस चीज़ को करना है। एंड सी इज़ वन ऑफ आवर हाईएस्ट पेड फैकल्टी एंड ऑर्गेनाइजर। तो क्या है कि वो डिसीजन भी, बदलाव जानते हो कब लाएगा? जब मतलब उसको सस्टेन्ड वे में लेके करते रहोगे। किसी आइडिया को मैंने आपको पिच किया, अब वो एक दिन में नहीं अमली जामा पहनेगा वो आइडिया, वो धीरे धीरे होगा कि आज उन्होंने ये किया, वो किया, और उनको भी नहीं पता था। और मैंने उनको ऐसे ही बोला था, देखना एक दिन तुम जरूर इसी डिग्री को लेकर मेरे को कहोगी। तो
अब मैंने तब भी उनको बोला था कि अच्छा जब भी सेलेक्ट हो जाओगी तो इसलिए चैलेंज मेरा ही बढ़ेगा, डेली बाइट्स के लिए चैलेंज बढ़ेगा, क्योंकि जब आप वहाँ रहोगे तो कैसे यहाँ बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम आप देखोगे। लेकिन फिर भी पहला काम मेरा क्या है कि एज अ टीचर, एज अ गाइड, पूरे ऑनेस्ट वे में मैं गाइड करूँ, बिना किसी अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए। तो कुछ नहीं, वो भी क्वालिफाइड हैं, रिमझिम मैम ने भी एनबीएच वाला क्वालिफाई कर रखा था, सब कुछ मतलब सारी फैकल्टीज़ पूरे टीम में। कनिका मैम, उनकी शादी वोदी हो गई, थोड़ा उनके कुछ निजी इश्यूज चल रहे हैं काफ़ी समय से, वो DSSB वाला क्वालिफाइड, तब जाके वो सारा कंटेंट हम लोग कवर करते हैं। तो ये रिजल्ट भी उसी का प्रोड्यूस होगा जो उसका सिर्फ उद्देश्य ये नहीं कि हमको सरकारी मिल जाए। इट वॉज जस्ट लाइक अच्छा ठीक है, सर कह रहे हैं उस फील्ड में जाके मुझे नॉलेज गेन करना चाहिए। तो नॉलेज गेन करने से क्या एडवांटेज उनको मिला कि जो ऑलरेडी लाइफ में कर रही थी। यहाँ बच्चे आते हैं डेली बाइट्स पे इंटर्नशिप करते हैं ना, 2 महीने में मौत आने लगती है उनको। सर वो कॉलेज से बहुत काम मिला है, असाइनमेंट मिला है, ये मिला है, वो मिला है, एंड वो अपने कॉलेज के साथ साथ डेली बाइट्स पर काम करती थी और बहुत इंपॉर्टेंट रोल में काम करती हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल में काम करती हैं। आज भी वेबसाइट पर कोई दिक्कत हो जाए ना तो मेरे को आइडिया नहीं रहता क्या चल रहा है। बहुत से सीटेट के बच्चे जिनका मॉक वॉक में कुछ दिक्कत आ रहा है, मैं थोड़ी ना देखता हूँ, मैं तो ओपनली बता रहा हूँ मैं नहीं देखता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा एक स्क्रीनशॉट आएगा मेरे पास, मैं भेज देता हूँ उनको, देख लीजिए क्या मैटर है। तो वो सारा कुछ देखती है और सारा कुछ उन्होंने सीखा है। शी हैड नो आइडिया। वो नॉर्मल BA जैसे कोई करता है वैसे उन्होंने कर रखा था। बस एक होता है कि करने की तृष्णा और उस पर लगातार लगे हुए हैं, तो फिर समय है, वैकेंसी आ जाएगी, आपको उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन उस वैकेंसी के नाम पे अगर आप डिसीजन लोगे ना तो आपका कट जाएगा बहुत बड़ा वाला। उस वैकेंसी के नाम पर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया था, उन्होंने सिंपली हाँ कि हाँ मेरे को करना है, सीखना है। और लॉजिक सिंपल सा है हिंदुस्तान में, मतलब सुन के बुरा लगेगा, 2 ही लोग टाइप के लोग बेरोजगार हैं, या तो जो एकदम शुद्ध सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो बेरोजगार हैं, या तो जिनके पास कोई स्किल नहीं है। अगर आपके पास थोड़ा भी स्किल है तो आप कुछ करते रहोगे, उसमें इंप्रूव होता रहेगा। जैसे मैंने नुपुर मैम का एग्जांपल दिया, ठीक है, हम लोगों का सारा काम बहुत टेक्निकल है। अब कल मैं लाइव सेशन ले रहा था, बीच में 1 मिनट के लिए माइक मेरा बंद हो गया। मैं सोच रहा हूँ सब कुछ सही चल रहा है, बंद क्यों हो गया? अच्छा तो सेल डिस्चार्ज हो गया। तो मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा इसके लिए दूसरा सेल आता है। तो हम लोग का क्या है, छोटे से लेवल पर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, हो सकता है एयरटेल जियो वालों को कनेक्शन में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए, मेरी बात कट जाए आपसे बोलते समय। तो हर लेवल पे एक अलग अलग तरह का चैलेंज है, तो उसमें भी सक्सेसफुल वही होगा। तो देखो उनको सारे ऑप्शंस ओपन है, डेली बाइट्स भी उनको इक्वली रिकॉग्नाइज करता है, इक्वली पे करता है, एंड एज अ वैल्यू शी लाइक्स डेली बाइट्स मोर, क्योंकि भाई आप डिसीजन लेवल पर रहते हो कि हर कुछ भी आप कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो आपको अच्छा लगता है, आप कोई फैसला लेते हो तो वो नॉर्मल एक आप जैसा ही स्टूडेंट, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग भी प्लेटफॉर्म पर पहले ज्वाइन किए हैं जो सिर्फ सरकारी के नाम पर बैठे रहे हैं, और वो यहाँ भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और वो सरकारी में भी हो जाएंगे तो भी ठीक से काम नहीं करेंगे। तो ना उन्होंने मेरे यहाँ ठीक से काम किया, वो अपना छोड़ के चले गए कि हम सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, हम फलाना की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ नहीं किया, यहाँ भी कुछ नहीं किया। जो करने वाले हैं वहाँ भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों जगह बैलेंस बनाए रहें। तो बीच में एक ऐसा फेज आएगा जब बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। मॉर्निंग में बैठ के रोज़ 2 घंटा BPSC के लिए पढ़ाई करना, फिर दिन भर कॉलेज के टेंट्रम, और 4-5 बजे तो अभिलाष सर बैठे ही हैं। फिर उसके बाद यहाँ मैम क्या चल रहा है सर, अभी हम कॉलेज से आए हैं, हमको थोड़ा सा फ्रेश होना है, नहाना वाना है। हाँ ठीक है, 10 मिनट बात कर लेना, मान लो कि भी सड़क पर ही हो, चल रही हो। हाँ मैं कह रहा था कि मैं डायरेक्ट अपने मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। तो लेकिन क्या है कि वो लगातार एक जो सेंस ऑफ लर्निंग है, एक जो डिज़ायर है कि अच्छा कुछ सीखते रहें। तो बहुत कोई नॉर्मल आदमी भी इस बात को सीख रहा है कि अच्छा ये कप कैसे बनाना है, चम्मच कैसे बनाना है। कोई बहुत नॉर्मल सी चीज़ भी सीख रहा है, कब वो चीज़ बड़ा हो जाए और कब आपको वो वाला रिजल्ट मिल जाए जो आपको चाहिए। और एक टाइम को ऐसा भी हो सकता है कि जब वो रिजल्ट आए तो आपको उससे उतना मोह न रह जाए। शायद वो जब ग्रेजुएशन में रही हूँ, जिस दिन ग्रेजुएशन से निकली हूँ, उस दिन उनको रहा हो यार ये गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो हम कुछ और करेंगे ही नहीं। लेकिन 4 साल में इतना कुछ सीख लिया कि लग रहा है कि नहीं यार मुझे बाकी का सारा चीज़ भी करना है, माइंडसेट भी चेंज हो जाए। तो ऊपर वाला आपको देता भी तब है जब आपको उस चीज़ का उस लेवल की तृष्णा नहीं रह जाएगी उस चीज़ को पाने की, क्योंकि सिर्फ उसी चीज़ के नाम पर बैठे रहोगे तो दिक्कत होने लगती है। तो मतलब एक स्टूडेंट को मेरा यही स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहता है। इसीलिए मैं कभी भी सेशन में आता हूँ तो सबसे ज़्यादा स्किल पर बात करता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि मैं 100 बच्चों को बोल रहा हूँ तो 100 में कोई एक बच्चा होगा जो इस बात पर जागृत होगा कि मुझे करना चाहिए। तो नुपुर मैम भी मेरी स्टूडेंट ही रही हैं,
तो ये जो मैं बात कह रहा हूं और ये जो सक्सेस स्टोरी मैं बता रहा हूं, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो 3 से 4 साल का है। वो जो 3 से 4 साल है ना, बस वही आप देखना नहीं चाहते हो। कामयाबी लोगों की दिख रही है, वो संघर्ष जो है ना, वो वाला पीरियड आदमी नहीं देखना चाहता है। क्योंकि पता है, बीएड के किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा और वहाँ रेगुलर क्लासेस चलती होंगी ना, बहुत पापड़ बेलवाते हैं सब बीएड वाले। सुबह शाम तुमको ये असाइनमेंट, वो प्रोजेक्ट, दुनिया भर का एंगेज रखेंगे। ठीक है, आई थिंक कृषिका इज ईयर, वो लास्ट ईयर हमारी स्टूडेंट थी, तो मोस्ट प्रोबेबली उनका चल रहा होगा, उस दौर से गुजर रही होंगी। ठीक है, तो आई होप आई एम राइट कृषिका। यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ, अब सोचो उसी में तुमको रात में 3 घंटे 4 घंटे डेली बेड से काम देते, जो यहाँ भी बहुत जिम्मेदारी से करना है आपको, तो आदमी सकम करने लगेगा। लेकिन 2 साल उन्होंने किसी तरह करके उसको काटा। अब उनको उस लेवल का प्रेशर हैंडल करने की आदत पड़ गई। ठीक है, अब फिर क्या है, प्रिपरेशन करने के लिए कुछ खास प्रिपेयर, मेरे से पूछो उन्होंने कितना प्रिपेयर करके दिया नहीं दिया है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, तो उन्होंने कितना देर प्रिपेयर किया, कितना आता है नहीं आता है, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि करते करते इतना आप सीख जाते हो कि यार लगता है कि यार ठीक है यार, मतलब दे दिए एग्ज़ाम और हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए। क्यों? क्योंकि आधा घंटा भी पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ रहे हो। एक मन जो होता है ना, खुश है, एक जागृत मन है, कुछ नहीं है तो मेरे पास ये है करने के लिए, हम ये सीख रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना सारा ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहा है कि वो उस तरह की निराशा नहीं है, उस तरह का दुख नहीं है कि जब आप बोल रहे हो कि नहीं सर मेरा चॉइस है कि हम CUET का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। नहीं यार, तुम्हारा चॉइस नहीं है, तुम मजबूरी में दे रहे थे। तो 2 बार नहीं हो तो मजबूरी में दे रहे थे, ये चीज़ फिगर आउट करो। तो कहीं ना कहीं तुम बोल चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उस विचार से बोझिल तो है ही। तो ये चीज़ होता है करियर वरियर में, थोड़ा सा ना डिसीजन लेते समय छोटी छोटी बातें बहुत काउंट करती हैं। और जिस समय आप कर रहे होते हो, मैं हमेशा कहता हूँ केवल पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, केवल पढ़ना नहीं होता। अगर केवल आप बैठ के कॉलेज का काम कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ भी ऐसा हो जो साइड हसल में आप सीखते रहिए, चाहे टीचिंग के फील्ड से हो, टीचिंग में सीखते रहिए, नहीं टीचिंग के फील्ड से, दूसरे फील्ड से भी आप सीखते रहिए। आपको नहीं पता है कि कब कौन सी छोटी चीज़ को आप बहुत बड़ा बना दोगे और आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है, ये आपको नहीं पता है, यू लिटरली डोंट नो। अब कल ही मैं बात कर रहा था, तो रात में ना 2 बच्चे करियर काउंसलिंग के लिए थे, तो बात करते करते 12:30 बज गया था। तो एक से मैंने कुछ बोला, हमने कहा वो तो आपने पहले फ़ी पे कर रखा था, 799 रुपीज़ शायद फ़ी है, क्या हाँ शायद 800 रुपीज़ फ़ी है। तो हमने कहा वो तो आपने शायद जो है 4 दिन पहले पे कर रखा था, वरना 26 के बाद आप आती हैं व्हाट्सएप हैंडलर के पास, तो हम लोग पेमेंट ही नहीं लेते। कह रही नहीं सर अभी भी बहुत कॉस्टली है ये वो। तो हम सोच रहे थे बताओ, आदमी डॉक्टर के पास जाता है, 2 मिनट भी बात करेगा तो 500 ले लेगा, लेकिन वो अपने क्योंकि बीमारी इमीडिएट बेसिस पर समाधान चाहिए, वो पूरे करियर के रिगार्डिंग मेरे से पूछ रहा है। उसका एक एक डिग्री का मैं सुन रहा हूँ, उसके प्रॉब्लम्स को सुन रहा हूँ, 1 घंटा मैं बैठा हुआ हूँ उसके लिए। और वहाँ पर आदमी 800 रुपये बहुत महंगा लग रहा है आदमी को। और ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में सस्ता नहीं है, लेकिन हमने कहा उसको अभी आइडिया नहीं है कि उसने 2 दिन पहले पे कर रखा था, 2 दिन बाद भी आती तो शायद 2000-5000 रुपये देती तो मैं नहीं बैठता। क्योंकि मैं क्यों बैठूंगा किसी एक बच्चे को लेकर घंटा भर। सिंपल सा है, मेरे इकोनॉमिक्स पे सेट नहीं बैठ रहा है ना, मतलब मेरे को बहुत बड़ी बड़ी मॉरल बातें नहीं करनी है आपसे, मेरे इकोनॉमिक्स पे सेट नहीं बैठ रहा है। मेरे पास उससे ज़्यादा बड़े काम है जिसमें मेरा उससे ज़्यादा लॉस होने लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको क्यों लग रहा है कि मैं अपना नींद छोड़ के रात में 11:30 बजे आपके लिए बैठा हूँ और 1 बज जाए और मैं बैठा हुआ हूँ लैपटॉप पर? क्यों बैठा हुआ हूँ? तो ये सिंपल सा एक जो काम करने कराने का तरीका, जब तक आप उस चीज़ को वैसे ही लोगे नहीं जो चीज़ जैसे है, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और पता है, जो कैंडिडेट मेरे से कह रहा था वो ऑल द वे थ्रू आउट वो सारा जब बीएड पे बात कर ली, तो पता है मैंने उसको अंत में क्या बोला कि तुम इग्नू की भी बीएड के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि उसने जेबीटी कर रखा था। कह रही सर मैं इग्नू की बीएड के लिए एलिजिबल हूँ। हमने कहा हाँ, और इत्तेफाक से डेट एक्सटेंड किया गया है फॉर्म फिलिंग का 3 तारीख तक। सोचो अब उसका वो 700 रुपये ना उसको लाइफ में कितना बड़ा रिटर्न दे सकता है, सी हैज़ नो आइडिया। क्योंकि शी वॉज ऑलरेडी सेइंग कि सर मैं कहीं पर जॉब करती हूँ, मैं जॉब के लिए मतलब मैं कहीं जॉब करना चाह रही हूँ, ठीक है, जहाँ पर मेरा कुछ इनकम भी होता रहे। तो हमने कहा कि इग्नू से बीएड करने के लिए सब लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, तुम जेबीटी कर रखी हो तो तुम एलिजिबल हो, और तुम तब तुम्हारा डिस्टेंस से ही इग्नू का बीएड हो जाएगा, और फिर अपना साइड में जॉब भी करते रहो। अब वो 700 रुपये में 7 लाख रुपए का ज्ञान है 1 साल में,
जो उसका पैकेज या काम में हो सकता है फ्यूचर में, जिसका उसको खुद भी कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उतना ही तुमको राइट टाइम पर ना मिले ना, सिर्फ उतना ही तुम्हें राइट टाइम पर ना मिले और उतना ही तुम 700 रुपये राइट टाइम पर ना दो, तो तुम 7,000 का कोर्स ज्वाइन करते रहो, 70,000 का कॉलेज ज्वाइन करते रहो, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचोगे। कोई बच्चा अगर इग्नू के बीएड के लिए एलिजिबल हो तो तुम क्यों सीयूईटी पे माथा मार रहे हो भाई? मैं तो इग्नू से बीएड के लिए एलिजिबल नहीं था ना, वरना मैं इग्नू से ही करता। मेरे पास फेस टू फेस मोड में तब वो नहीं था, सर्टिफाइड डिग्री नहीं थी। मैंने डीएलएड या फिर बीटीसी या फिर जेबीटी नहीं कर रखा था। अगर मैं कर रखा होता तो मैं इग्नू से एलिजिबल रहता, सभी जॉब्स में इक्वली एलिजिबल रहता, मेरा टाइम भी बचता, मैं जाकर कहीं जॉब भी करता रहता। यही तो वाइज मैन्स डिसीजन है। और सोचो बात करने आई थी सीयूईटी पर, डीयू पर, फलाना ठिकाना पर, एक नया पर्सपेक्टिव मैंने उसे दे दिया। हमने कहा बाकी का उसमें आगे खुद से रिसर्च कर लो। तो अगर तुमको इतना जानने के बाद भी तुमको तुरंत 700 रुपये महंगा लगने लगे तो इसका मतलब ये है कि तुम लाइफ में 1 रुपये का भी रिस्क लेने टाइप वाले आदमी नहीं हो, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं उठा रहे हो। उतना तो रिस्क लोगे ही भाई, और थोड़ा भी अच्छा कर रहे हो तो हो जाएगा। तो ये एक डिफरेंस होता है जब कोई बच्चा इंडिविजुअल लेवल पर भी आता है और आप अगले के भी टाइम को वैल्यू करते हो। भाई मैं बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठा हूँ, घंटा भर तुमको समझा रहा हूँ एक आदमी को, भाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो जो इम्पैक्ट है ना थोड़े दिन बाद दिखेगा। अब मान लो लेट से वो एडमिशन ले ले तो मेरी बात उसको तुरंत समझ में आएगी क्या? नहीं, 2 साल बाद उसका जब डिग्री कंप्लीट होगा, फिर 1-1.5 साल बाद कहीं कुछ जॉब आएगा, कहीं अप्लाई करेगी, देखेगी अच्छा इसका सेम वैल्यू है, शायद उसको अगर याद आ जाएगी उस दिन अभिलाष सर ने बोला था तो मैंने फॉर्म फिल किया था, उस वजह से मैंने एडमिशन ले रखा और मैं डिग्री परस्यू कर रही हूँ। ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 2 से 3 साल लग जाएगा। और अंत में ज़रूरी जानते हो क्या होता है? सक्सेस चाहे 22 साल पे मिले, चाहे 25 साल पे मिले, 30 साल पे मिले, 32 साल पे मिले, मिल जाए। अगर ये एश्योरेंस है तो आप बहुत चैन से जी लोगे। अगर तुमको मैं अभी बता दूं कि तुम 22 साल के हो लेकिन तुमको सक्सेस जो रियल सेंस में चाहिए तुमको 29 ईयर्स पर मिलेगी, तो तुम चाहोगे जल्दी से मैं बुजुर्ग हो जाऊँ, 29 का हो जाऊँ। 29 पर हो, बोल दिया आपकी 34 पर मिलेगा, तो तुम चाहोगे जल्दी से 34 पर आ जाए। क्योंकि पता है कोई चीज़ आपको चाहिए, कुछ समय बाद भी मिल जाए तो कोई बुरा नहीं है। जब आप ये जानते हो कि हमको नहीं मिलेगा तो बहुत बुरा लगता है। तो आपको ये चीज़ फिगर आउट करना है कि हम एक ऐसा रास्ता पकड़े, थोड़ा देर से ही सही हमको मिल जाए जो चाहिए, थोड़ा देर से ही सही। ठीक है, अब मैं ही डेली वाइट्स पर काम करता हूँ भाई, कोई हमसे पूछता ही नहीं, कभी हमसे पूछो तो हम बताएं, बीच में कैसे कैसे कई बार पापड़ बेलना पड़ता है। लेकिन हाँ, एक समझ में आता है, ठीक है आज नहीं तो कल देर से सही उस रास्ते पे निकले तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है। और प्लस उस सिस्टम में बिलीव रखना, उस सिस्टम में बिलीव रखना। आप देखोगे कि 3 साल से मैं स्टूडेंट्स के साथ यहीं पर बात करता हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि आपको भी मैं सुन सकूँ। तो टीम मैंने कहा कि नहीं सर आपको लाइव भी आना चाहिए कभी कभी। तो अब देखोगे कि मैं यूट्यूब पर लाइव भी आ जाता हूँ। लेकिन आप यहाँ क्यों बैठे हो? यही काम मैं लाइव भी कर सकता था, कल था यही काम मैं वहाँ 2 घंटे दे देता। इसी बहाने डेली बैच पे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, बैच में और लोग ज्वाइन करते हैं, तमाम जो सारे चीज़ मैं अपने पर्सनल प्रॉफिट वाला कर सकता हूँ। उसमें एक चीज़ जो मिस होता है ना, आपके इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। जैसे कि लेट से किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, राम का नाम ऊपर दिख रहा है वो ले लो, मानसी तबस्सुम जो लोग पूछ रहे थे, ये चीज़ ना भाई तुम चैट में सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो, और ना मैं उतना चैट में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये तुम इंस्टाग्राम के मैसेज में भी सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। ये तो तभी सॉर्ट आउट होगा जब इंडिविजुअल्स तुम अपनी बात कहोगे, वो तुम्हारी बात सुनेगा, समझेगा और वो उसके रिस्पॉन्स में कुछ बोलेगा। तो अब आपको ये फिगर आउट करना होगा कि मेरी है ये प्रॉब्लम, मैं कहाँ पर रखूँ जो मेरे प्रॉब्लम को ढंग से कोई सुने समझे, वो चाहे फ्री में सुने समझे, पैसा लेके सुने समझे, मतलब उतना भी कर दे तो बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके रिस्पॉन्स पे वो मुझे कुछ बताए कि क्या चीज़ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे दायरे हो सकते हैं जो आप नहीं देख रहे हो। और इंडिविजुअल अटेंशन छोड़िए, राम जिस प्रॉब्लम को आपने मेरे को समझाया उतना तुम लिखोगे तो लिखते रह जाओगे कमेंट में, हम इग्नोर कर देंगे, हम अगले को पढ़ने को शुरू कर देंगे। ठीक है, हाँ सर वही बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब ये चीज़ होता है कि आप कैसे वैल्यू कर रहे हो, और एट द एंड ऑफ द डे मेरा भी मॉरल स्टैंडर्ड्स मैटर करता है कि मैं आपको वैल्यू दे रहा हूँ उस तरह से कि नहीं। क्योंकि भाई तुमको भी आके सुनना, ठीक है, वो भी इतना आसान नहीं है। जैसे कल ही फीडबैक में किसी से मैंने पूछा कैसा रहा क्लास लैंग्वेज में, तो कह रही सर बहुत अच्छा रहा। हमने कहा भाई सिर्फ इतना नहीं बताने के लिए कह रहा हूँ, थोड़ा विस्तृत ढंग से बताइए। जब आपसे कोई पूछ रहा है तो पूरा ठीक से उसको देखिए, समझिए, समझाइए। और हाँ, लास्टली ये सब क्यों करना है? टीचिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो इसलिए करना है, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए ये सब बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं करोगे
तो अच्छे टीचर नहीं बनोगे, और फिर उस जिस इंडस्ट्री में आ रहा हो उस इंडस्ट्री में अच्छा काम नहीं करोगे तो अच्छा अर्न कैसे करोगे? तो फिर तो जो बहुत बेसिक गोल था जहाँ से मैं सेशन शुरू किया था कि ये लड़ाई ब्रेड एंड बटर और आपका जॉब और आपका करियर और एक हेल्दी वेल्दी लाइफ के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं उसको ठीक से नहीं करोगे, बेसिक चीज़ मिसिंग रहेगा, तो फिर आप कैसे पाओगे कोई भी चीज़? जैसे शुरुआत में किसी ने बोला तो जो बंदा पूछ रहा था मैं पूछते ही समझ गया कि ये अब इसका क्वेरी नहीं है। जो भी सिस्टर हो या कोई हो, मैंने उसको क्या बोला, भाई ये ज़रूरी है अगली बार टीचर बनने के लिए अपना प्रॉब्लम तो आप खुद रख पाइए, कम से कम इस लाइक पे रखिए। क्या इससे मेरी बात समझ में आ गई? नहीं, उसको बस लग रहा है कैसे हम इस वाले एग्जाम में एलिजिबल हो जाएंगे, मेरा बीएड हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अरे वो डिग्री लेके भी क्या करोगे अगर बेरोजगार ही रह गए, उसी पोजीशन पर खड़े रहो जहाँ पर अभी खड़े हो, तो डिग्री लेके क्या करोगे? क्यों चाहिए वो डिग्री फिर? तो कुछ बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो आपको डेवलप करना होता है कि भैया ये डिग्री हमको पहुँचाएगा कहाँ? नहीं नौकरी पे पहुंचा रहा है, एग्जैक्ट नहीं गवर्नमेंट जॉब दिला रहा है, तो इस लायक तो बनाए कि हाँ हम किसी लायक रहें, कुछ करते रहें। तो ये नज़रिया डेवलप होना ज़रूरी है। और किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, कुछ भी कोई सा भी सेक्टर हो, सभी सेक्टर्स में पर्याप्त स्कोप होता है, सभी सेक्टर्स में पर्याप्त स्कोप नहीं भी है, सभी सेक्टर्स में अच्छे करने वाले लोग भी हैं, सभी सेक्टर्स में नहीं करने वाले अच्छे भी लोग हैं। इट ऑल मैटर्स कि व्हाट यू आर फिशिंग फॉर। थैंक यू, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे सेशन। अब बहुत सारी शुभकामनाएं। नेक्स्ट डेली बैठ के सेशन इसी 7 जनवरी को है, क्योंकि CUET में बहुत सी दिक्कत वगैरह परेशानी आएगी, तो वहाँ पर ज़्यादा फॉर्म फिलिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU वगैरह पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सब आना चाहें तो 7 को भी आ सकते हैं। आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सभी लोगों को पता होगा, सभी कैंडिडेट का आइडेंटिटी वगैरह चेक करके एक टीचर एजुकेशन वेबिनार सेमिनार करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप लोगों को ऐड किया गया है। नेक्स्ट वाला जो सेशन है उसका भी लिंक 7 को आपको वहीं आ जाएगा। कोई इस ग्रुप में नहीं है तो व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज कर सकता है, वेबिनार वाले लिंक में वो आपको ऐड कर देंगी जब आप अपना डिटेल सेंड करोगे तो चलिए ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। थैंक यू सर।